अध्याय 3851 दो ड्रैगन राजाओं का विस्मय। प्रकाश निष्कासन। सौर ड्रैगन आकाश गश्ती व्यू। शानदार सौर ड्रैगन ग्रह। सौर ड्रैगन स्काई पेट्रोलिंग एरे तारांकन 300। सौर ड्रैगन स्काई पेट्रोलिंग एरे तारांकन 500। सौर ड्रैगन स्काई पेट्रोलिंग एरे तारांकन 600। गुण बुलबुले वांग टेन के दिमाग में विलीन हो गए और ज्ञान में बदल गए। पल भर में अनगिनत रून प्रकट हुए और एक विशाल गहरे लाल रंग की पंक्ति में एकत्रित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने वांग टेन के मन में एक पंक्ति बना दी हो। सौर ड्रैगन आकाश गश्ती सरणी दिव्य स्तर अपूर्ण 3200 बटा 10,000 आधार। दिव्य स्तर की व्यू रचना। वांग टेन की आंखें चमक उठीं। उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब उसे व्यू रचना का स्तर पता चला तो उसका दिल धड़क उठा। फिर उसने अपराधबोध से अनंत स्तर के सौर ड्रैगन जाति के योद्धाओं की ओर देखा। क्या उनका दिव्य स्तर का समूह छीनना थोड़ा अनुचित नहीं था? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा? लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल। वांग टेंग ने मन ही मन खुद को याद दिलाया कि उसे चुप रहना है। उसे दूसरों के इलाके में नहीं घूमना है। हालांकि ये सरणी अभी भी अधूरी है। मुझे इसे फिर से भरना होगा। वांग टेंग ने अपने सामने सरणी को स्कैन किया और विशेषता बुलबुले उठाना जारी रखा। सरणी ने एक विशाल क्षेत्र को कवर किया। सभी को उठाना आसान नहीं था। क्षेत्र में बुलबुले पैदा करने की कोशिश की जा रही थी और मौजूदा हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। आप क्या सोचते हैं संत वांग टेंग? सौर ड्रैगन जाति की व्यूहरचना के बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़ुलो शुआंग वांग टेंग की ओर झुकी और मुस्कुराते हुए पूछा। वह शेखी बघार रही थी। वांग टेंग ने कहा, दिव्य स्तर की व्यवस्था कभी खराब नहीं हो सकती। दिव्य स्तर की व्यू रचना। यू किकियाओ, वू यान, बाइचुआन लियू और अन्य लोग दंग रह गए। उनकी आंखों में विस्मय और भी गहरा हो गया। सौर ड्रैगन जाति की नींव वाकई मजबूत थी। उन्होंने मुख्य ग्रह की रक्षा के लिए वास्तव में एक दिव्य स्तरीय व्यूह का इस्तेमाल किया, जैसा कि सौर ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र के अधिपति से अपेक्षित था। आप बता सकते हैं? झुलोंग शुआंग आश्चर्यचकित था। ज़ुलोंग ये और सौर ड्रैगन जाति की अन्य प्रतिभाएं इस व्यूह पर गर्व महसूस कर रही थीं और इसकी शेखी बघारना चाहती थीं। वे इसे एक परीक्षा के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहती थीं। अगर वांग टेंग इसे नहीं समझ पाता तो वे उसे बेवकूफ बना सकते थे। हालांकि वांग टेंग ने एक ही नज़र में इसे पहचान लिया और उसकी तारीफ करते हुए भी उसने दूसरों की तरह अपना संयम नहीं खोया। इससे वे थोड़े निराश हुए, जैसा कि एक संत स्तर के रून व्यू रचना गुरु से अपेक्षित है। आप एक नज़र में इस व्यू रचना को देख सकते हैं। ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग ने आश्चर्य से वांग टेंग की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो? वांग टेंग मुस्कुराया। हालांकि यू ड्रैगन किंग और कॉलरॉन ड्रैगन किंग उत्सुक थे कि वांग टेंग ने इसे कैसे देखा, लेकिन यह इस बारे में बात करने का समय नहीं था। उन्होंने अपने टोकन निकाले और उन्हें सक्रिय कर दिया। भिनभिनाओ, भिनभिनाओ। तुरंत ही उनके टोकनों से एक गहरे लाल रंग की चमक निकली और समूह में विलीन हो गई। धमाका। एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। सरणी पर लहरें दिखाई दी। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं और देखा कि और भी विशेषता वाले बुलबुले गिर रहे हैं। इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। वह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत चुपचाप विशेषता वाले बुलबुले उठा लिए। सोलर ड्रैगन स्काई पेट्रोलिंग एरे को लगातार भरा जा रहा था। यह अभी भी कुछ दूरी पर था, लेकिन यह पूरा होने के और करीब पहुंच रहा था। उसकी प्रवीणता आधार अवस्था के शिखर के निकट पहुंचती जा रही थी। जब व्यू रचना सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाती तो वह पारंगत अवस्था तक पहुंच जाता। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। जैसे ही व्यू गड़गड़ाया, कुछ आकृतियां अचानक भीतर से बाहर निकल आईं और ड्रैगन राजा यू और अन्य लोगों के सामने पहुंचे। वांग टेंग उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। शाश्वत मंच। एक और शाश्वत मंच मार्शल योद्धा। सौर ड्रैगन ग्रह की युद्ध तैयारी कम नहीं थी। ग्रह की रक्षा के लिए शाश्वत चरण के योद्धा मौजूद थे। इसके अलावा सौर ड्रैगन जाति की नींव वास्तव में आश्चर्यजनक थी। अब तक वांग टेंग पहले से ही 3 शाश्वत स्तर सौर ड्रैगन रेस मार्शल योद्धाओं को देख चुके थे। तुम वापस आ गए। ड्रैगन किंग को देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। यू? हाँ। ड्रैगन किंग यू ने सिर हिलाया। ज़ुलोंग, जल्दी से हमारी पहचान की पुष्टि करो। हमें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। झुलोंग नामक शाश्वत मंच मार्शल योद्धा ने एक टोकन निकाला और इसे सक्रिय कर दिया। धमाका। प्रकाश की एक गहरी लाल किरण निकली और टोकनों में विलीन हो गई। गर्जन।
एक पल में उनके टोकनों पर ड्रैगन के पैटर्न उभर आए। वे खून से सने हुए लग रहे थे और पैटर्न के साथ बहते हुए एक सौर ड्रैगन का आकार बना रहे थे। फिर टोकनों से ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। यह एक अजीब दृश्य था। कोई बात नहीं, ज़ुलॉन्ग वू ने सिर हिलाया। फिर उसने वांग टेंग की ओर देखा और पूछा, ये कौन है? ये संत वांग टेंग हैं। वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लेकर आए हैं, ड्रैगन राजा यू ने कहा। संत वांग टेंग। उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से वांग टेंग के बारे में सुना था। नाम से पहले उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। अच्छा लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप संत वांग टेंग होंगे। आप वाकई युवा और होनहार। नमस्ते सीनियर, वांग टेंग ने थोड़ा झुककर कहा। वह आदमी एक शाश्वत स्तर मार्शल योद्धा, तो यह विनम्र होना बेहतर था। ठीक है, चलो समय बर्बाद नहीं करते। समय किसी का इंतजार नहीं करता। ड्रैगन किंग यू ने हाथ हिलाकर उससे आग्रह किया। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ज़ुलॉन्ग वू जानता था कि समय कम है, इसलिए उसने अंदर जाने दिया। उन्हें तुरंत अंदर ले जाएं। ड्रैगन किंग यू और अन्य लोग तुरंत एक विशाल गहरे लाल रंग की ओर उड़ गए। ग्रह। यह एक जीवनदायी ग्रह था जिसमें प्रबल जीवन शक्ति थी। ये जीवित रहने और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त था। सौर ड्रैगन आकाशगंगा में प्रवेश करने के बाद वे सौर ड्रैगन ग्रह से ज्यादा दूर नहीं थे। जल्द ही वे पहुंच गए और ग्रह पर उतर गए। ये पहली बार था जब वांग टेंग सौर ड्रैगन ग्रह पर आया था। उसने उत्सुकता से नीचे जमीन का जायजा लिया। वह दंग रह गया। शानदार, असाधारण, राजसी। ये पहला विचार था जो वांग टेंग के दिमाग में आया जब उसने सौर ड्रैगन ग्रह देखा। हर तरफ लाल और गहरा लाल रंग था। आसमान घने अग्नि तारामंडल बल से भरा हुआ था और हल्की सी झुलसाने वाली गर्मी थी। इस ग्रह में प्रवेश करना भट्टी में प्रवेश करने जैसा था। एक सामान्य मार्शल योद्धा के लिए ये पर्यावरणीय प्रभाव बहुत बड़ा होगा, विशेष रूप से बर्फ, पानी और लकड़ी तत्व मार्शल योद्धाओं के लिए। उन्हें दबाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि वह अग्नि तत्व वाला मार्शल योद्धा होता तो वह यहाँ उससे बहुत लाभ मिल सकता है। उसकी साधना से आधे प्रयास में दोगुना परिणाम मिलेगा। क्या शानदार दृश्य है! यू किकियाओ और अन्य लोग आश्चर्यचकित होकर बोले। अनियंत्रित रूप से ज़ुलॉन्ग शुआंग, ज़ुलॉन्ग ये और बाकी लोग गर्व महसूस किए बिना नहीं रह सके। ये सौर ड्रैगन ग्रह था, सौर मंडल का मुख्य ग्रह। ड्रैगन रेस। दूसरे शक्तिशाली योद्धाओं के चेहरों पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। वे बाहरी लोगों की तारीफों से बेहद खुश थे। देखो, यह क्या है? ये तो एक विशाल सौर ड्रैगन जैसा लग रहा है। तभी नक्षत्र मंडल के सदस्यों के बीच एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने नीचे देखा और हैरान रह गया। सौर ड्रैगन। ये वास्तव में एक विशाल सौर ड्रैगन था। हालांकि यह कोई असली सौर ड्रैगन नहीं था। यह एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी। इसका आकार बिल्कुल सोलर ड्रैगन जैसा था। यह जमीन पर लेटा हुआ था। जमीन पर यह आश्चर्यजनक था। इस पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर एक विशाल और भव्य प्राचीन शहर था। अध्याय 3852 सौर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के नीचे भयानक अस्तित्व। सौर ड्रैगन की आंख, अनंत स्तर। सबसे बड़ी योग्यता, स्वर्ण तेंदुआ जाति। एक तस्क। सौर ड्रैगन जाति सचमुच उदार है। वांग टेंग ने पहाड़ों और नीचे शहर को देखा और मन ही मन कहा। दूसरों की तुलना में वह बहुत बेहतर था। यू किकियाओ, वू यान, बाइचुआन लियू और अन्य युवा प्रतिभाएं उससे भी ज्यादा चकित थीं। वे अपने चेहरे पर आश्चर्य छिपा नहीं पा रहे थे। ये प्रतिभाएं शक्तिशाली गुटों से आई थीं। उनकी पृष्ठभूमि, वे कमजोर नहीं थे और उनके क्षितिज की तुलना आम लोगों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि वे अभी भी बहुत छोटे थे। ब्रह्मांड विशाल था और अनगिनत भयानक समूह थे। उनके लिए उन सभी को देखना असंभव था। जहां तक सौर ड्रैगन जाति का प्रश्न है, जो एक ऐसा गुट था जो एक क्षेत्रीय क्षेत्र पर शासन करता था, ये सभी शक्तिशाली गुटों में दुर्लभ था। यदि उनके पास विशेष मुलाकातें न होती तो वे यहाँ नहीं आ पाते। युद्ध के कारण वे स्वयं सौर ड्रैगन ग्रह पर आए और यहाँ सब कुछ देखा। यह एक विशेष अवसर था। ये पर्वत श्रृंखला हमारे सौर ड्रैगन ग्रह की मुख्य पर्वत श्रृंखला है। इसे सौर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। वह शहर हमारे सौर ड्रैगन ग्रह का मुख्य शहर है, जिसे सौर ड्रैगन शहर कहा जाता है, ज़ुलॉन्ग शुआंग ने परिचय दिया। सोलर ड्रैगन माउंटेन रिज। सोलर ड्रैगन सिटी। वांग टेंग की नजरें अजीब हो गईं। उसने आवाज में कहा, कितने अच्छे नाम हैं। तुम्हारे नाम कितने अच्छे हैं। आगे से ऐसा कोई नाम मत रखना।
कोई रचनात्मकता नहीं। क्या आपको डर है कि अन्य लोग यह नहीं जान पाएंगे कि यह सौर ड्रैगन जाति का क्षेत्र है? पहले तो झुलोंग शुआंग के चेहरे पर गर्व का भाव था, लेकिन जब उसने वान टेन की आवाज सुनी तो वह अवाक रह गई। क्या उसे नीची नजर से देखा जा रहा था? उसके लिए ये नाम अच्छा और प्रभावशाली था। ये सौर ड्रैगन जाति के आभामंडल के अनुकूल था। दूसरे लोग इसे सुनकर ही जान जाते थे कि यह सौर ड्रैगन जाति का है। वान टेंग ने यह बात जोर से नहीं कही। उसे डर था कि अगर ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग ने उसकी बात सुन ली तो वे उससे बदला लेंगे। आखिरकार ये सौर ड्रैगन जाति का मुख्य ग्रह था। यह अजीब बात होगी अगर सौर ड्रैगन जाति उनके नामों की आलोचना करने पर खुश हो। हालांकि इसी पल उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और पाया कि वे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसने अपनी असली आंख चालू की और नीचे देखा। धमाका! अचानक एक गहरे लाल रंग का चमकता हुआ प्रकाश का गोला उसकी आंखों में आया। यह एक विशाल गहरे लाल तारे जैसा था जो भयानक झुलसा देने वाली गर्मी छोड़ रहा था। वान टेन का मन कांप उठा। जैसे ही उसने गहरे लाल रंग का प्रकाश का गोला देखा, अंधेरे में एक दरार खुल गई और दो काली सफेद आंखें उसकी आंखों में झांकने लगीं। वह है। अगले ही पल उसने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर लीं। वह उसे सीधे नहीं देख पा रहा था। डरावना! वान टेन हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। प्रकाश की गहरी लाल गेंद और काली और सफेद आंखों की जोड़ी ने उसे आश्चर्यचकित और चकित कर दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पर्वत श्रृंखला के नीचे ऐसी भयावह उपस्थिति मौजूद होगी। यदि उसने समय रहते अपनी आंखें बंद नहीं की होती और उसका वास्तविक नेत्र पहले ही शाश्वत स्तर पर पहुंच चुका होता तो उसकी आंखें घायल हो जाती। फिर भी उसे अभी भी अपनी आंखों में जलन महसूस हो रही थी, मानो वे आग से जल गई हो। फिर वान टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं और वह हैरानी से पर्वत श्रृंखला को देख रहा था। एक भयानक दृश्य। उसके मन में अनुमान आया। ये पर्वत श्रृंखला एक वास्तविक सौर ड्रैगन हो सकती है। एक सोया हुआ सौर ड्रैगन। कम से कम ये तो असली दिव्य स्तर पर है। वान टेंग ने मन ही मन सोचा। यद्यपि वह दूसरे पक्ष की क्षमता को पूरी तरह से नहीं देख सकता था, लेकिन क्षण भर में गायब हो जाने वाली आभा और उसके शाश्वत स्तर के वास्तविक नेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर केवल देव स्तर और उससे ऊपर के लोगों पर ही ऐसा प्रभाव हो सकता था। सौर ड्रैगन जाति में कम से कम एक देव स्तर का योद्धा जरूर है। हो सकता है और भी हो। वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक लगा कि यह जगह ज्यादा सुरक्षित है। एक देव स्तर का मार्शल योद्धा पूरे क्षेत्रीय क्षेत्र को दबाने में सक्षम होगा, चाहे वह कहीं भी जाए। हाँ, वान टेंग ने अभी अपने विचार वापस लिए ही थे कि अचानक उन्हें ध्यान आया। वह अपने दिल में धीरे से हौंफने लगा। कुछ विशेषता बुलबुले पहाड़ों से उठे और तैरते हुए अंदर आ गए। मध्य हवा में उन्हें लेने के लिए वान टेन को उम्मीद नहीं थी कि पहाड़ों में गुण बुलबुले दिखाई देंगे। वह हैरान रह गया। उसने अपनी आध्यात्मिक गतिशक्ति को मुक्त किया और उन्हें चुना। ये विशेषता बुलबुले तब प्रकट हुए जब वह रहस्यमयी उपस्थिति पर जासूसी कर रहा था। इसका मतलब था कि वे शायद उसी जगह दिखाई दिए होंगे। उस रहस्यमयी प्राणी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वे अच्छे हो सकते हैं। सामग्री: सौर ड्रैगन नेत्र शाश्वत स्तर तारांकन 1000। सौर ड्रैगन नेत्र शाश्वत स्तर तारांकन 1500। सौर ड्रैगन नेत्र शाश्वत स्तर तारांकन 1800। सौर ड्रैगन नेत्र शाश्वत स्तर। वान टेन की आंखें चमक उठीं। वह प्रसन्न, यह शाश्वत मंच सौर ड्रैगन आई था। यह एक सुखद आश्चर्य था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नज़र भर से उसे इतना कुछ मिल जाएगा। ऐसा लगा अद्भुत। एक पल में जैसे ही विशेषता बुलबुले वान टेन के शरीर में विलीन हो गए, एक अजीब सी ऊर्जा उसके सिर में प्रवाहित हुई और उसकी आंखों में एकत्रित हो गई। वान टेन की आंखों में एक झुलसती हुई गर्मी दिखाई दी। हालांकि ये झुलसती हुई गर्मी अभी आंखों की जोड़ी से हो रहे झुलसते दर्द से अलग थी। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। जैसे ही ऊर्जा उसकी आंखों से प्रवाहित हुई, उसे लगा कि उसकी आंखें बदल गई हैं। झुलसता हुआ दर्द गायब हो गया है। धीरे धीरे उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन और उदात्तीकरण प्रकट हुआ। आंखें। अध्याय 3853। सौर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के नीचे भयानक अस्तित्व। सौर ड्रैगन की आंख अनंत स्तर। सबसे बड़ी योग्यता स्वर्ण तेंदुआ जाति 2। वान टेंग ने इन बदलावों को रोकने के लिए अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं। उसे लगा कि उसकी सौर ड्रैगन आंख अब चेतन रूप से सक्रिय होने वाली है। परिवर्तन के लाभ तुरंत स्पष्ट हो गए।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सोलर ड्रैगन आई असली स्टेज से अनंत स्तर तक पहुंच जाएगा। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। सौर ड्रैगन नेत्र 4300 बटा 50,000 शाश्वत स्तर। मूल रूप से उसके सौर ड्रैगन नेत्र को शाश्वत स्तर तक पहुंचने के लिए कई गुणों की आवश्यकता थी। वह सोच रहा था कि उसे सौर ड्रैगन जाति के कितने योद्धाओं से खेती करनी होगी। लेकिन अब वह शाश्वत स्तर पर पहुंच गया था। प्रगति बहुत बड़ी थी। इसके अलावा विशेषताएं इकट्ठा करना उतना आसान नहीं था। उच्च स्तरीय विशेषताओं के बिना वह विशेषताएं जमा करके आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन चाहे जो भी हो, सफलता तो सफलता ही थी। उसकी किस्मत अब भी पहले जैसी ही अच्छी थी। अब चूंकि सौर ड्रैगन नेत्र शाश्वत स्तर पर पहुंच चुका था, यह वास्तविक नेत्र के समान स्तर पर था। समस्त नेत्र शक्तियों में से केवल ये दो ही शाश्वत स्तर तक पहुंची थीं। हालांकि उसके गुणों की ऊपरी सीमा को देखते हुए सौर ड्रैगन की आंख असली आंख जितनी अच्छी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि असली आंख वाकई असाधारण थी। सौर ड्रैगन की प्रतिभा भी नस्ल की तुलना इससे नहीं की जा सकती। दरअसल यह कोई अजीब बात नहीं थी। असली आंख दो विशेष क्षमताओं का मिश्रण थी, एक आध्यात्मिक दृष्टि और दूसरी सार चक्षु। दोनों ही दुर्लभ क्षमताएं थीं। सौर ड्रैगन नेत्र एक कारण से खो गया। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस नेत्र क्षमता को कब फिर से समाहित कर पाऊंगा। वांग टेन को अचानक ये ख्याल आया। वह उत्सुकता से भर गया। दुर्भाग्य से यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह जब चाहे तब विलय कर सके। ऐसा करने के लिए उसे एक सुसंगत क्षमता की आवश्यकता थी। जरा सोचिए, पहाड़ के नीचे की उपस्थिति तो देव स्तर से भी ऊपर होनी चाहिए। सौर ड्रैगन नेत्र शाश्वत स्तर पर क्यों है? वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसकी आंखें चमक उठीं। ये देव अवस्था से ऊपर था, लेकिन इसने केवल शाश्वत अवस्था वाली सौर ड्रैगन आंख ही गिराए। कितनी शर्मनाक बात है। क्या यह मेरी आत्मा के गुण के कारण है? वांग टेंग का दिल धड़क उठा। उसे अचानक समझ आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी आत्मा का गुण स्वर्ग लोक में अटका हुआ था। हालांकि यह सामान्य ब्रह्मांड स्तर की आत्मा के बराबर था, फिर भी अपनी नेत्र प्रतिभा को शाश्वत स्तर तक बढ़ाना उसकी सीमा थी। स्वर्ग लोक के योद्धा के लिए देव स्तर की आध्यात्मिक प्रतिभा का होना अवास्तविक था। आत्मिक प्रतिभा की तुलना शारीरिक प्रतिभा से नहीं की जा सकती। इसके अलावा शारीरिक प्रतिभाओं को चरणबद्ध तरीके से सक्रिय करने और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। वांग टेन को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसे चावल एक एक निवाला ही खाना है। उसे अधीर नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यवश अब कोई विशेषता बुलबुले नहीं बचे हैं। आखिर में उसने नीचे सोलर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर नजर डाली और आत्महत्या का विचार मन में आया। क्या मुझे एक बार फिर देखना चाहिए? बेशक वह इसे यूं ही नहीं देख रहा था। वह अपनी असली आंख से इसकी जासूसी करना चाहता था। लेकिन सोच विचार के बाद उसने हार मान ली। एक नजर अनजाने में हुई गलती थी। सामने वाला इसे गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन कुछ नजरें जानबूझकर की गई चाल थीं। मेहमान की तरह सत्कार करने के बजाय उसे मार दिया जाएगा। ज़ुलोंग शुआंग, ड्रैगन किंग यू और ड्रैगन किंग डिंग ने वांग टेन की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। वे तेजी से पहाड़ों से होते हुए शहर की ओर उड़ चले। कुछ देर बाद वांग टेन अन्य योद्धाओं का पीछा करते हुए आकाश से नीचे उतरा और शहर के द्वार से होते हुए शहर के केंद्र की ओर उड़ चला। वह कौन है? कितनी शक्तिशाली आभा है। यह एक शाश्वत स्तर की उपस्थिति की तरह दिखता है। क्या ये ड्रैगन राजा यू और ड्रैगन राजा डिंग नहीं है? मैंने सुना है कि वे बाहर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की रखवाली कर रहे हैं। वे वापस क्यों आए हैं? और उनके बगल में वही युवा योद्धा कौन है? वह बहुत युवा दिखता है। वह दोनों ड्रैगन राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। वह एक स्वर्गीय मंच के योद्धा जैसा दिखता है। वह दो शाश्वत मंच के योद्धाओं के साथ कैसे लड़ सकता है? ... सौर ड्रैगन शहर में कई शक्तिशाली योद्धा थे। जब उन्हें ड्रैगन राजा यू और ड्रैगन राजा डिंग के आगमन का आभास हुआ तो उन्होंने उस ओर देखा। हालांकि उनकी निगाहें तुरंत ही उन दो ड्रैगन राजाओं के बगल में खड़े युवा चेहरों पर टिक गईं। वे खुद को रोक नहीं पाए और आपस में चर्चा करने लगे। जो कोई भी एक शाश्वत मंच के ड्यूक के साथ हो सकता है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालांकि एक स्वर्गीय स्तर के मार्शल योद्धा के लिए एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में सक्षम होना, यह कोई आसान बात नहीं थी। पहचान का मुद्दा। कई लोग वांग टेन की पहचान का अंदाजा लगा रहे थे। वे हैरान थे। इस समय एक मजबूत पृष्ठभूमि वाला युवक अचानक ये समझ में आने वाली बात थी। रुको, वह ऐसा दिखता है।
वह ऐसा दिखता है। वांग टिंग। वांग टिंग, कौन सा वांग टिंग? सेकेंडरी करियर एलायंस के 7 वर्गीय संत। मुख्यालय, और कौन हो सकता है? वांग टिंग। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि किस युवक को यह अधिकार है। एक शाश्वत स्टेज ड्यूक के बराबर हो। ये वही है। लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह लापता है? किसी ने तो ये भी कहा कि वह मर गया। वह अचानक क्यों प्रकट हो गया? मर गए, किसने कहा? तुमने कहा या मैंने कहा? ये सब अफवाहें। भविष्य में इन पर आसानी से विश्वास मत करना। 7 कोटि का संत अत्यंत प्रतिभाशाली होता है। उसका भाग्य बहुत अच्छा होगा। उसकी मृत्यु ऐसे कैसे हो सकती है? आसानी से। आपकी बात बहुत सही है। हालांकि इस समय किसी ने अचानक वांग टेन को पहचान लिया। पूरे सौर ड्रैगन शहर में कोलाहल मच गया। कई योद्धा आकाश में उड़ गए और उस महान 7 वर्गीय संत का असली रूप देखना चाहते थे। अध्याय 3854 सौर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के नीचे भयानक अस्तित्व। सौर ड्रैगन की आंख, अनंत स्तर, सबसे बड़ी योग्यता, स्वर्ण तेंदुए की दौड़। 3। तुम सच में मशहूर हो। ज़ुलॉन्ग शुआंग उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। वांग टेंग ने बेकाबू होकर आंखें घुमाईं। अगर यह अकादमी में स्टेलर अकादमी होती तो दृश्य इससे छोटा नहीं होता, यू किकियाओ ने धीरे से कहा। मैं बस कुछ देर के लिए गायब हो गया था। क्या तुम्हें इसे मौत से पुनर्जीवित होने जैसा दिखाना है? वांग टेंग अवाक रह गया। ईमानदारी से कहूं तो यह मृतकों के पुनरुत्थान के समान है, वुयान ने शांति से कहा। वांग टेंग, ठीक है। ड्रैगन किंग यू ने मुस्कुराते हुए उन्हें बीच में ही टोक दिया। उसने ज़ुलॉन्ग शुआंग से कहा, शुआंग, इन युवा प्रतिभाओं को साथ ले आओ। हम संत वांग टेंग को दूसरों से मिलवाएंगे। शुआंग, वांग टेंग ने मांसल सुंदरता को अजीब तरह से देखा। क्या देख रहे हो? ज़ुलॉन्ग शुआंग शर्मा गई। उसने उसे घूरा और यू किकियाओ और बाकियों से कहा, आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने अनायास ही वांग टेंग की ओर देखा। आगे बढ़ो, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, वांग टेंग ने कहा। यू क्यूकियो और अन्य लोगों ने इशारा किया और ज़ुलॉन्ग शुआंग के साथ चले गए। वांग टेंग अन्य योद्धाओं के साथ शहर के मध्य में उतरा और एक विशाल हॉल में प्रवेश किया। जैसे ही वांग टेंग ने विशाल हॉल में प्रवेश किया, उसे शक्तिशाली आभा वाली असंख्य आकृतियां देखकर आश्चर्य हुआ। वे सभी शाश्वत थीं। मंच और उससे ऊपर, वे अपनी सीटों पर बैठ गए और उसे देखने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा, विस्मय और उत्सुकता थी। इन शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए इस युवक के बारे में कुछ दिलचस्प था। ये सच था, शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के रूप में उन्हें इस युवा मार्शल योद्धा की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इस युवक का नाम बार बार उनके सामने आ रहा था। उन्हें उसे गंभीरता से लेना पड़ा। और यह पहली बार था जब बहुत से लोगों ने उसे देखा था। इसलिए वे उत्सुकता से उसे आंक रहे थे। महान एल्डर डैन चेन, महान एल्डर बायज, महान एल्डर ताम्बेली और सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय के अन्य 3 महान एल्डर भी मौजूद थे। उन्होंने वांग टेंग की ओर मुस्कुराकर देखा और हल्के से इशारा किया। वांग टेंग थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसने पहले भी ऐसी स्थिति का अनुभव किया था। इसलिए वह शांत रहा और अन्य योद्धाओं के साथ हॉल में चला गया। शाश्वत मंच पर मौजूद योद्धा आश्चर्यचकित थे। किसी युवा योद्धा का उनके सामने इतना शांत रहना दुर्लभ था। नहीं, वांग टेंग के मंच प्रदर्शन के आधार पर युवा पीढ़ी में किसी ने भी उनके जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी उनके सामने थोड़े संकोची होंगे। सब लोग, ये संत वांग टेंग हैं। हम उन्हें पहले ही यहां ला चुके हैं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी उनके पास हैं। आप उनसे युद्ध के विवरण के बारे में पूछ सकते हैं, ड्रैगन किंग यू ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया। बैठ जाइए, मेजबान की सीट पर बैठे व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा। वांग टेंग हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि कमांडर जिंगसी अभी यहां मौजूद है। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक दिखावा था। असली इंसान यहां नहीं था। कमांडर जिंगसी ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा और थोड़ा सिर हिलाया। वांग टेंग थोड़ा झुका। उसकी नज़र उस सीट पर पड़ी जिसकी ओर कमांडर जिंगसी इशारा कर रहे थे। ये सीट ग्रेट एल्डर डैन चेन और बाकियों के बगल में थी। वह बिना ज्यादा सोचे समझे वहां जाकर बैठ गया। घबराओ मत, अगर वे तुमसे कुछ पूछेंगे तो तुम उन्हें सीधे जवाब दे सकते हो। वांग टेंग के मन में एक सहज आवाज उभरी। वांग टेंग ने ग्रेट एल्डर डैन चेन की ओर देखा और हल्के से इशारा किया। वांग टेंग, क्या तुम्हारे पास आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं?
कमांडर जिंगसी ने वांग टेंग को बैठे देखकर सीधे मुद्दे पर आ गए। बिल्कुल सही, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उन्होंने स्पेस रिंग्स निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। महान बुजुर्गों, आप उन्हें गिन सकते हैं। कमांडर जिंगसी ने डैन चेन और अन्य लोगों की ओर देखा। महान एल्डर डैन चेन ने तुरंत अंतरिक्ष के छल्ले उठाए और उन्हें देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य था और उन्होंने वांग टेंग को संतुष्टि से देखा। फिर उन्होंने कमांडर जिंगसी की ओर मुड़कर धीमी आवाज में कहा, यहाँ कम से कम 90% आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। 90%, बहुत बढ़िया, ये भी खूब रही। शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा बहुत खुश थे। वे 90% आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। ये परिणाम पहले से कहीं बेहतर था। उन्होंने कल्पना की। शुरुआत में उच्च अधिकारियों ने महसूस किया कि 60% से 70% आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहुंचाना पर्याप्त था। फिर भी 90% से अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां वितरित की गईं। यह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। एक पल में शाश्वत मंच मार्शल योद्धाओं ने वांग टेंग को देखा। एक अलग प्रकाश में वह इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रखने में कामयाब रहा। इससे साबित होता है कि उसकी योजना एक सफलता थी। उन्हें अचानक सौभाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्य से वे वांग टेंग की जोखिम भरी लगने वाली योजना से सहमत हो गए। अन्यथा वे नहीं जानते थे कि वे कितनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रख सकते हैं। इन प्रतिभाओं की क्षति और भी अधिक हो सकती है। विभिन्न गुटों के लिए ये प्रतिभाएं एक दुर्लभ खजाना थीं। अगर वे मर जाते, यहाँ उनके दिल दुखेंगे। वांग टेंग, तुमने अच्छा किया। ये प्रकाश ब्रह्मांड और अंधकार जगत की प्रतिभाओं के बीच युद्ध है। तुम प्रथम योग्यता के पात्र हो। कमांडर जिंगसी ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। प्रथम योग्यता। शाश्वत मंच के योद्धा चुप हो गए। उन्होंने कमांडर जिंगसी और वांग टेंग की ओर देखा। फिर उनकी निगाहें उन पर पड़ीं। वांग टेंग, मैं इसका श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करता। इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को रखने का श्रेय तो सबको जाता है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। वह न तो अहंकारी था और न ही अधीर। अध्याय 3855 सौर ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के नीचे भयानक अस्तित्व। सौर ड्रैगन की आंख, अनंत स्तर, सबसे बड़ी योग्यता, स्वर्ण तेंदुआ जाति 4। ये सुनकर शाश्वत स्तर के योद्धाओं के भाव फिर बदल गए। उनकी आंखों में प्रशंसा और भी गहरी हो गई। भले ही वे वांग टेंग के गुट के उच्च अधिकारी न भी होते, फिर भी उनके मन में उसके प्रति कोई बुरी धारणा नहीं होती। तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। कमांडर जिंगसी ने वांग टेंग को गौर से देखा। फिर उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाए और आगे कहा, मुझे यकीन है कि सभी ने उस लड़ाई के बारे में सुना होगा। क्या तुम्हें इस श्रेय के स्वामित्व पर कोई आपत्ति है? हाँ, मैंने सुना है कि डार्क ऑपरेशन टैलेंट में डेविल माइंड रेस का एक शैतान बेटा भी है। दूसरे पक्ष ने डार्क गरुड़ रेस का शरीर भी इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी वह वांग टेंग से हार गया। मुझे लगता है कि यह योग्यता वांग टेंग की होनी चाहिए। तभी शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच हंसी की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इसने सबका ध्यान खींचा। वांग टेंग खुद को नजरअंदाज किए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। दूसरे पक्ष की सीट पर वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन का प्रतीक था। फिर उसने शाश्वत मंच के मार्शल योद्धा के सौम्य भाव को देखा। उसकी निगाहें आत्मीयता से भरी थीं। अच्छा हुआ उसने अपनी निगाहों से पुष्टि कर दी कि वे एक ही पक्ष में थे। आभासी ब्रह्मांड कंपनी से शाश्वत मंच मार्शल योद्धा निश्चित रूप से उसके पक्ष में होगा। तुम सही कह रहे हो। वांग टेंग के बिना तुम्हारे गुट की सारी प्रतिभाएं उन काली आत्माओं के हाथों मर जाती। एक और आवाज सुनाई दी। वांग टेंग ने जब जानी पहचानी आवाज सुनी तो मुस्कुरा दिए। ये स्टेलर अकादमीज के एल्डर जी थे। ये सही है, वे फिर से एक ही पक्ष में थे। एल्डर जी ने आभासी ब्रह्मांड कंपनी के शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा से नजरें मिलाईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खतरनाक समझौते पर पहुंच गए हों। शाश्वत मंच के योद्धा अवाक रह गए जब उन्होंने उन दोनों को एक दूसरे की प्रतिध्वनि करते देखा। ऐसा लग रहा था मानो सभी को वांग टेंग का वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन और स्टेलर अकादमी से रिश्ता पता हो। क्या आपके लिए वांग टेंग के लिए इतनी खुलेआम वोट मांगना ठीक है? उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अपनी प्रतिभा से प्राप्त जानकारी के आधार पर वांग टेंग सबसे बड़ा योगदान करता था। हालांकि वे अभी भी उसे सबसे बड़ा योगदान लेने देने को तैयार नहीं थे। अभी अभी सौर ड्रैगन जाति की प्रतिभाओं ने मुझे युद्ध के मैदान के बारे में बताया। मुझे लगा कि वांग टेंग सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनने का हकदार है।
जब सब बोलने ही वाले थे, ड्रैगन किंग यू ने अपना मुंह खोला और शांति से कहा, यूनिवर्स बैंक को भी लगता है कि पहला श्रेय वांग टेन को जाता है। एक और आवाज सुनाई दी। वांग टेन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सौर ड्रैगन जाति और ब्रह्मांड बैंक उसके पक्ष में बोलेंगे। उसने कृतज्ञता भरी आंखों से ड्रैगन राजा यू की ओर देखा। फिर उसने ब्रह्मांड बैंक के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा की ओर देखा। वह एक विशेष जाति का व्यक्ति था। उसने सुनहरा लंबा गाउन पहना हुआ था और उसका शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। उसके माथे पर एक सुनहरा निशान था जो सोने के सिक्के जैसा लग रहा था। लेकिन वांग टेन को हैरान करने के लिए ये काफी नहीं था। उसे हैरानी इस बात से हुई कि इस शाश्वत स्तर के योद्धा का चेहरा एक तेंदुए जैसा था। जी हाँ, तेंदुए जैसा चेहरा। यद्यपि वह मनुष्य जैसा दिखता था, लेकिन कोई भी बता सकता था कि वह तेंदुआ है। उसके चेहरे पर सुनहरे फर पर काली धारियां थीं। वह किसी आम तेंदुए से अलग नहीं लग रहा था। अपने अमीर से दिखने वाले पहनावे के साथ वह एक बूढ़े और अमीर आदमी जैसा आभास दे रहा था। आदमी। वांग टेन आश्चर्यचकित रह गया। वह सचमुच आश्चर्यचकित था। ब्रह्मांड विशाल और आश्चर्यों से भरा था। सचमुच एक ऐसी ही दौड़ थी। यह आंखें खोल देने वाली थी। इससे भी अधिक, ये यूनिवर्स बैंक की शाश्वत स्तर की उपस्थिति थी। ये और भी अधिक आश्चर्यजनक था। उनकी आभा यूनिवर्स बैंक के अनुकूल नहीं थी, लेकिन वांग टेन, उन्हें लगा कि वह पर्याप्त उच्च पदस्थ नहीं थे। उन्होंने एक देहाती व्यक्ति की तरह देखा। अमीर महिला नैन्सी की तुलना में वह बहुत बुरा था। वांग टेन, ये तो गोल्डन लेपर्ड रेस जैसा लग रहा है। राउंड बॉल की आवाज अचानक वांग टेन के दिमाग में गूंजी। गोल्डन लेपर्ड रेस, ये कौन सी रेस है? वांग टेन दंग रह गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तेंदुआ आदमी की दौड़ है। हालांकि ये दौड़ थोड़ी खास है। राउंड बॉल की आवाज थोड़ी अजीब थी। विशेष। वांग टेन को दिलचस्पी हुई और उसने मन ही मन पूछा, गोल्डन लेपर्ड रेस पैसे के पीछे पागल है। उनके पास एक महान धन प्रबंधन प्रतिभा। राउंड बॉल अपने को दबाता हुआ प्रतीत हो रहा था। हंसी। वांग टेन का चेहरा भी अजीब हो गया। ये कैसी अजीब नस्ल है। हालांकि ध्यान से सोचने पर गोल्डन लेपर्ड रेस वाकई यूनिवर्स बैंक के लिए उपयुक्त थी। जब उसने वांग टेन को देखते हुए देखा तो गोल्डन लेपर्ड रेस का शाश्वत स्टेज मार्शल योद्धा मुस्कुराया और वांग टेन की ओर सिर हिलाया। वह बेहद दयालु लग रहा था, बिल्कुल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के शाश्वत स्टेज मार्शल योद्धा जैसा। मौन। इस समय महान हॉल में बैठे शाश्वत मंच योद्धाओं के पास कहने को कुछ नहीं था। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन, यूनिवर्स बैंक, सोलर ड्रैगन रेस, स्टेला अकादमी। अच्छा हुआ 4 शक्तिशाली गुट पीछे खड़े थे। वांग टेन, इसमें आपत्ति की क्या बात थी? अगर दूसरे गुट भी मिल जाएं, तो भी वे चारों गुटों जितने शक्तिशाली नहीं होंगे। गुटों। जब उन्होंने फिर से वांग टेन की ओर देखा तो सभी की निगाहें बदल गईं। जब से वांग टेन ने महान हॉल में प्रवेश किया, जिस तरह से उन्होंने देखा, उसका नाम 2 बार बदला गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी के साथ ऐसा हुआ था। स्वर्ग स्तर मार्शल योद्धा। हा, लगता है सबके विचार हमारे जैसे ही हैं। बैटल ब्लेड मर्सिनरी टीम को भी लगता है कि वांग टेन को पहला श्रेय मिलना चाहिए। अगर कोई असहमत है तो बैटल ब्लेड मर्सिनरी टीम सबसे पहले असहमत होगी। एक हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी की जोरदार हंसी फूट पड़ी। ये सही है, ये सही है। कैंग्युए भाड़े की टीम भी ऐसा ही महसूस करती है, एक अन्य शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा ने कहा। सब अवाक रह गए। भाड़े के समूहों के शाश्वत मंचीय योद्धा वाकई बेशर्म थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो उन्होंने वांग टेन का साथ दे दिया। इस तरह वे दूसरे पक्ष को कुछ सम्मान दे सकते थे। कितनी अच्छी योजना है। संपर्क टॉस। संपूर्ण मार्शल आर्ट विशेषताएं। सच बोलना, छल करना, शैतानी दिमाग को दोहराना, दोष लेना। 1। अध्याय 3856 सच बोलना, छल करना, शैतानी दिमाग को दोहराना, दोष लेना। 1। बाह्य अंतरिक्ष में एक अजीब सा रक्तलाल युद्धपोत तेज रफ्तार से चल रहा था। अगर कोई ऊंचाई से नीचे देखे तो उसे लगेगा कि यह युद्धपोत किसी विशाल रक्तलाल ताबूत जैसा है। सतह पर खूबसूरत और खूनी आकृतियां उकेरी गई थीं। वहां से हर समय खून की तेज बदबू आती रहती थी। ये युद्धपोत पिशाच युद्धपोत था। इस समय युद्धपोत में कई काली प्रेतात्माएं इकट्ठी हो गई थीं। वे सब सामने खड़ी एक रक्तलाल आकृति को देख रही थीं। वह आकृति सबकी ओर पीठ करके खड़ी थी और अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वह पैनोरामिक सिमुलेशन मानचित्र को भूल रही हो। रक्तपुत्र। कुछ देर बाद एक काले प्रेत ने आखिरकार अपना मुंह खोला। वह ज़ालानबो था। उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, रक्तपुत्र आखिर में पीछे क्यों हट गया और आखिर तक उस मानव योद्धा से क्यों नहीं लड़ा। उन्होंने महसूस किया कि मानव मार्शल योद्धा द्वारा नियंत्रित संत स्तर की सरणी टूट गई थी, इसलिए ये रक्त मास्टर के रक्त देवता वेदी को रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। सिर्फ पिशाच प्रेत ही भ्रमित नहीं थे, यहाँ तक कि गुकी, हुआन शेनाओ, जिया जिदी और जो दूसरे प्रेत बच गए थे, वे भी हैरान थे। उच्च अधिकारी उस मानव योद्धा को ही चाहते थे। अगर वे उसे पकड़ पाते तो उन्हें ढेरों इनाम मिलते। जियाओ जी जैसी प्रतिभा भी इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती थी। अगर वह इतनी मेहनत न करता तो उसकी जान नहीं जाती। उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिर भी पिशाच रक्तपुत्र स्वेच्छा से चला गया। वह क्या सोच रहा था? ध्यान रहे, जियाओ जी के साथ भीषण लड़ाई के बाद वह आदमी अपनी सबसे अच्छी हालत में नहीं होगा। उसे हराने का यही सबसे अच्छा समय था। यदि उनके पास रक्त देवता वेदी जैसा कोई दिव्य हथियार होता तो वे यह मौका नहीं छोड़ते। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों चला गया? सामने से एक शांत आवाज सुनाई दी। ज़ालानबो हक्का बक्का रह गया। एक पल के लिए झिझका और फिर सिर हिलाया। हाँ, आप केवल सतह को देख रहे हैं, रक्त देवता क्लोन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। सतह। गुकी, हुआन शेनाओ, जिया जिदी और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? यद्यपि संत स्तर की व्यूह रचना नष्ट हो चुकी थी, व्यूह रचना का मूल अभी भी यही था और मानव मार्शल योद्धा ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, रक्त देवता क्लोन ने कहा। असंभव, उसे जियाओ जी से निपटना था जिसके पास डार्क गरुड़ जाति का शरीर था। वह अपनी पूरी ताकत कैसे नहीं लगा सकता? गुकी, हुआन शेनाओ, जिया जिदी और अन्य डाक प्रेतों के हाव भाव बदल गए। वे अविश्वास में थे। मैंने कहा था कि उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। क्या मेरी बातें अविश्वसनीय हैं? रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। जब उन्होंने उसके अहंकारपूर्ण शब्द सुने तो वे अवाक रह गए। तुम उसके मुकाबले के नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हालांकि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब मैंने उससे लड़ाई की थी तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी या नहीं, रक्त देवता क्लोन ने कहा। गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य अंधेरे प्रेतों के हाव भाव बदल गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें नीची नजर से देखा जा रहा है। एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट को एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट ने तुच्छ समझा। यह निराशाजनक था, लेकिन वे खंडन नहीं कर सकते थे। उस युद्ध में वे मानव योद्धा के मुकाबले में नहीं थे। उन्हें उससे लड़ने का अधिकार भी नहीं था। इसके अलावा क्या तुमने उसके नीचे वाले ग्रह पर ध्यान दिया? रक्त देवता क्लोन ने फिर पूछा। ग्रह? अंधेरे प्रेत आश्चर्यचकित थे। अभी तक तो उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें फिर से यह बात समझ आ गई है। उनकी इंद्रियां। ये ग्रह वह स्थान था जहां संत स्तरीय व्यूह का केंद्र था। उस पर बची हुई ऊर्जा उल्कापिंड के हमले से कमजोर नहीं थी। अगर मानव योद्धा ने इस ग्रह को अपने हमले के रूप में इस्तेमाल किया होता तो वहां उपस्थित सभी अंधेरे प्रेत बेकाबू होकर हौंफने लगे। अब समझ में आया, रक्त देवता क्लोन ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। स्वर, हम बहुत उथले हैं। गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और दूसरे काले प्रेत थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। हालांकि उन्हें याद था कि उनकी जान दूसरे पक्ष ने बचाई थी, इसलिए ये स्वीकार करना ठीक था कि वे उससे कमतर हैं। इसलिए उन्होंने सिर हिलाकर उसे जवाब दिया। रक्त देवता क्लोन ने राहत की सांस ली। ये बहुत मुश्किल था। आखिरकार वह इन काले भूतों को चकमा देने में कामयाब हो गया। रक्तपुत्र की क्षमता के साथ वह अगली बार मानव मार्शल योद्धा को जरूर हरा पाएगा। मुझे नहीं लगता कि वह आदमी हर बार संत स्तर की व्यू रचना का इस्तेमाल कर पाएगा, ज़ालानबो ने अचानक तीखी नजरों से कहा। यह सही है, हम उनके जाल में फंस गए। अगर ऐसा ना होता तो हम संत स्तर की व्यू रचना में फंस ही नहीं पाते, ज़ेनिया ने कहा। वह पिशाचों के अंधेरे प्रेतों में से एक था। मानव मार्शल योद्धा संत स्तर की व्यू रचना की शक्ति के कारण ऐसा कर पाता है। अगर वह रक्तपुत्र से लड़ता तो एक भी वार नहीं झेल पाता, जासिरी ने सिर हिलाया और कहा। हा, पिशाच रक्तपुत्र के सामने एक स्वर्गीय मार्शल योद्धा कुछ भी नहीं है। ज़ारोसा हंसी। उसकी नज़र रक्तदेव क्लोन की पीठ पर पड़ी। उसका सुंदर चेहरा, जो द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भरा था, मोहक हो गया। उसने अपनी उंगलियों से रक्त लाल बालों की एक लट घुमाए और कहा, जियाओ जी ने सोचा कि वह
रक्तपुत्र के बराबर, लेकिन अंत में वह फिर भी मानव योद्धा के हाथों मारा गया। केवल रक्तपुत्र ही हमें सुरक्षित निकाल सकता है। ये स्पष्ट है कि कौन अधिक शक्तिशाली है। कई काली प्रेतात्माएं रक्त विनाशक जाति की उस सुंदरी को देखे बिना नहीं रह सकी। उसका वर्तमान रूप अत्यंत आकर्षक था। उसके चेहरे पर व्याप्त द्वेषपूर्ण ऊर्जा में एक आकर्षण था। वह पिघलती बर्फ जितनी सुंदर थी। अध्याय 3857 सच बोलना, छल करना, शैतानी दिमाग को दौड़ाना, दोष लेना। 2 जूजियो, शैतान टाइटन जल्द ही हमसे संपर्क करेगा। हमें क्या कहना चाहिए? गुकी ने एक पल की खामोशी के बाद पूछा। सच, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। काली प्रेतात्माएं बेकाबू होकर भौहें चढ़ा रही थीं। अगर वे सच बोले तो क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी? चाहे कुछ भी हो, वे फिर भी प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं से पराजित हो गए। जियाओ जी बहुत लालची और लापरवाह था। उसने पूरी स्थिति की परवाह न करते हुए उस मानव योद्धा को पकड़ना चाहा। उसने कई उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को भी निगल लिया। इसीलिए हम प्रकाश ब्रह्मांड के जाल में फंस गए। तुम क्या सोचते हो? रक्त देवता क्लोन ने पूछा। गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य अंधेरे प्रेतों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा था कि सारा दोष मृत शियाओ जी पर था? अच्छा हुआ, अगर जियो जी मर भी गया तो भी उसे दोष सहना पड़ेगा। रक्त देवता क्लोन को देखते ही उनकी निगाहें बदल गईं। उन्हें लगा कि वह एक रक्त लाल शैतान है। वह उनके जैसे काले प्रेतों से भी ज्यादा दुष्ट था। जालानबो, जेनिया, जारोसा और यहाँ तक कि यूफेलिया ने रक्त देवता क्लोन को अजीब तरह से देखा। क्या ये सच नहीं है? रक्त देवता क्लोन ने फिर पूछा जब उसने देखा कि काफी देर से कोई भी नहीं बोल रहा था। हाँ, ये सही है, ये सत्य है। गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य अंधेरे प्रेत पुनः प्राप्त हुए। उनकी इंद्रियां ठंडी हो गईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, दुखी होने से अच्छा है कि सुरक्षा रखी जाए। भले ही जियोजी मरा न हो, फिर भी उसे दोष लेना होगा। बहुत बढ़िया। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया और मुड़ा। वह मुस्कुराया और बोला, शैतान टाइटन से संपर्क करो। उसके होठों के किनारे पर हल्की सी मुस्कान देखकर उन काली प्रेतों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मन ही मन तय किया कि आगे से उसे उकसाएंगे नहीं। गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं के मन में भी यही विचार थे। इस युद्ध ने उन्हें पिशाच रक्तपुत्र की क्षमता और उसके हृदय के अंधकार को देखने का अवसर दिया। भविष्य में जब तक कि वे जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त न हो, उन्हें दूसरे पक्ष को उकसाना नहीं चाहिए। युद्धपोत पर लगे पर्दे धीरे धीरे खुलने लगे। पर्दों में भयानक शैतानी टाइटन स्तर की काली छायाएं दिखाई दे रही थीं। उन्होंने पर्दे के पार युद्धपोत में मौजूद कुछ प्रतिभाशाली और काले भूतों को देखा। उनकी निगाहें तेज हो गईं। हम, जियाजिदी, क्या हो रहा है? तुम में से इतने कम लोग क्यों बचे हैं? गुकी, तुम सब पिशाचों के साथ क्यों हो? शैतान मन जाति की प्रतिभाएं कहाँ हैं? हुआन शेनाओ, शैतानी दानवों के अंधेरे प्रेत अपनी अपनी जातियों के प्रतिभाशाली लोगों से पूछताछ करने लगे। उनकी आवाजें ठंडी और कठोर थीं जो युद्धपोत में गूंज रही थीं। घमंडी प्रतिभाशाली लोगों ने डर के मारे अपने सिर नीचे कर लिए। महोदय, काली प्रेतात्माएं तुरंत बोलने लगीं। उन्होंने तुरंत शैतानों को युद्ध के बारे में बताया। कुछ देर बाद युद्धपोत पर भयानक सन्नाटा छा गया। सभी शैतानी राक्षस चुप हो गए। काली प्रेतात्माएं शैतानी राक्षसों को उत्सुकता से घूरती रहीं और चुप रहीं। वे खो गए। अंधकारमय प्रेत पराजित हो गए। ये तो अपमान की बात थी। एक क्षण के लिए तो ये शैतान इसे स्वीकार नहीं कर सके। असंभव। इस समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यह एक काले गाउन में लिपटा हुआ एक शैतानी टाइटन जैसा काला सा भूत था। रक्त देवता क्लोन को यह जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह शैतानी दिमागी जाति का शैतान टाइटन था। हालांकि ये पहली बार था जब उसने उसे देखा था। डेविल माइंड रेस का शैतान टाइटन पहले कभी नहीं दिखा था। अचानक एक हल्की हंसी सुनाई दी। शीजू, तुम क्यों हंस रहे हो? शैतान मन जाति के शैतान टाइटन ने देखा और ठंडे स्वर में कहा। शैतान मन जाति के शैतान पुत्र ने पिशाच रक्तपुत्र से युद्ध किया, लेकिन वह पहले ही मर चुका है। दूसरी ओर पिशाच रक्तपुत्र ने सबको बचा लिया। ऐसा लग रहा है कि पिशाच रक्तपुत्र जीत गया। शैतान टाइटन रक्त कातिल अच्छे मूड में लग रहा था। इस बार पिशाच जाति सबसे बड़ी विजेता रही। कोई भी नहीं मरा और उन्होंने बाकी जातियों को भी बचा लिया। जू जुए ने बहुत बड़ा योगदान दिया। शैतानी दिमागी जाति के शैतानी टाइटन ने घुराघुराहट की। वह स्पष्ट रूप से दुखी था।
उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने कहा, अगर जियाओजी ने मानव मार्शल योद्धा को नहीं रोका होता तो क्या तुम्हारा पिशाच रक्तपुत्र ऐसा कर पाता? क्या मजाक है? हम्फ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बगल से ठंडी खर्राटों की आवाज सुनाई दी। जू नाव, अगर तुम शैतानी दिमाग वाली जाति से हो तो क्या हुआ? हमारी जातियों के उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को खाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आलसी धुंध जाति के एक शैतान टाइटन ने ठंडे स्वर में कहा। शैतानी दिमाग की दौड़ के शैतान टाइटन ने पलकें झपकाईं। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ, फिर भी उसने दृढ़ता से कहा, ये कहानी का सिर्फ तुम्हारा पक्ष है। कौन? क्या आप जानते हैं कि यह सच है? हाँ हाँ हाँ, क्या आप अभी भी इसे नकारना चाहते हैं? विभिन्न क्षेत्रों की सभी प्रतिभाएं, सभी जातियों ने एक ही बात कही। वे शैतानी दिमाग वाली जाति के किसी सदस्य को क्यों फंसाएंगे? फैंटास्मा जाति के शैतानी दानव ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज में गुस्सा था। उनकी जातियों की प्रतिभाओं को सबसे ज्यादा निगल लिया गया था। कोई बात नहीं। वे शैतानी दिमाग की दौड़ से कितने भयभीत थे, वे दिखावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ये सही है। शैतान मन जाति को हमें इस मामले का जवाब देना होगा, अन्यथा। शैतान रॉक जाति के शैतान टाइटन ने कहा। या क्या? डेविल माइंड रेस के शैतान टाइटन ने डेविल रॉक रेस के शैतान टाइटन को देखा और उसे टोक दिया। कुछ लोग तो डेविल माइंड रेस से बदला लेना चाहते थे। क्या मजाक? तुम? डेविल रॉक रेस का शैतान टाइटन क्रोधित हो गया। हालांकि उसकी आंखों में डर था। जू नाव, क्या तुम हमारे साथ युद्ध शुरू करना चाहते हो? शैतान टाइटन्स, फैंटास्मा जाति, आलसी धुंध जाति और यहां तक कि भेड़ सिर शैतान जाति, विशाल शैतान जाति और शैतान की जाति बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ी हो गई और ठंडे स्वर में बोली। यहां तक कि डेविल माइंड रेस के शैतान टाइटन को भी डर का एहसास हुआ। जब इतने सारे अंधेरे साए का सामना करते हुए वह पहले जैसा निडर नहीं रह पाता था। चाहे शैतानी मानसिकता वाली जाति कितनी भी अनुचित क्यों न हो, वे एक साथ इतने सारे अंधेरे प्रेतों से निपट नहीं सकते थे। और तो और, यह एक बहुत बड़ा युद्ध था। अगर इसी वजह से अंधकार फैला तो यदि शैतानी मन जाति के साथ भूत प्रेत का झगड़ा हो जाए तो शैतानी मन जाति को युद्ध के मैदान में कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। शैतानी दिमाग वाले बहुत कम भूत प्रेत थे। बाकी भूत प्रेतों के सहयोग के बिना वे युद्ध के दौरान कोई भी उपद्रव नहीं मचा पाते। कुल मिलाकर सभी अंधेरे प्रेतों का एक अलिखित नियम था। उच्च स्तरीय अंधेरे प्रेत निम्न स्तरीय अंधेरे प्रेतों को खा सकते थे, लेकिन यह नियम केवल उसी जाति के भीतर लागू होता था। वे अन्य प्रेतों को नहीं खा सकते थे। दौड़, कभी कभी उच्च स्तरीय अंधकार में प्रेत निम्न स्तरीय अंधकार में प्रेतों को अपना भोजन बना लेते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह का भक्षण पूर्ण मृत्यु के बजाय एक प्रकार का एकीकरण है, लेकिन अन्य जातियों को खाना दूसरे से भोजन छीनने के बराबर था। बाघ का मुंह, कोई भी अंधेरी आत्मा ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इस बार जियाओ जी ने एक बहुत बड़ा अपराध किया था। उसने सिर्फ दूसरी जातियों के काले भूतों को ही नहीं खाया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये मध्यम और उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट थे। वह उन्हें इतनी आसानी से कैसे निगल सकता था? शैतान टाइटन जू नाओ ने मन ही मन जियाओ जी को श्राप दिया। उसे लगभग यकीन था कि दूसरी जातियों के प्रतिभाशाली लोग सच बोल रहे थे। शियाओ जी उस साहब के इनाम के लिए ऐसा करने को तैयार था। हालांकि इस बार वह हद से ज्यादा आगे निकल गया। यदि वह उन्हें खाना भी चाहे तो उसे गुप्त रूप से ऐसा करना चाहिए, न कि किसी गुप्त स्थान में, इतने सारे लोगों के सामने। अब जब वह मर चुका था तो जू नाओ को सफाई करनी पड़ी। इस गंदगी को फैलाओ। कितना बेकार आदमी है। नहीं, उसे यह बात माननी नहीं चाहिए। शैतान के मन में कई विचार आए। वह शांत हो गया। जल्दी से और शांति से कहा, कुल मिलाकर आप बस दोष को दूसरे पर थोपना चाहते हैं। शैतानी दिमाग वाली जाति, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ जियाओ जी ही आपकी जातियों की सभी प्रतिभाओं में दिलचस्पी रखती है। आपने कहा कि वह आपको जाल में फंसाने में संकोच नहीं करेगा। मानव मार्शल योद्धा, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आपकी जाति के प्रतिभाशाली लोग प्रलोभन में पड़कर गिर जाएं? परिणामों की परवाह किए बिना प्रकाश ब्रह्मांड के जाल में कैसे फंसे? अंत में शैतान मन जाति के जियाओ जी ने अपनी डाक गरुड़ जाति के शरीर का उपयोग करके व्यूह को तोड़ दिया और अन्य जातियों की प्रतिभाओं को बचा लिया। अंत में वह संत स्तर के व्यूह को नष्ट नहीं कर सका, इसलिए उसके पास अन्य जातियों की सभी प्रतिभाओं को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सावधानी को ताक पर रख दिया और पूरी ताकत से युद्ध किया। अंत में उसकी आवाज क्रोध और प्रश्न से भरी हुई थी।
वह एक ऐसे नायक की तरह था जो युद्ध में मारा गया लेकिन उसे अनुचित व्यवहार सहना पड़ा। वह अपना नाम साफ करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी प्रतिभाएं स्तब्ध रह गईं। वे उस शैतानी टाइटन को स्तब्ध होकर देखते रहे। उनके दिमाग में यह बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या हुआ था। अध्याय 3858 मेरे पास सबूत है। हानिरहित। तो जोकर मैं हूं। एक। सभी अंधेरे प्रेत प्रतिभाएं दंग रह गईं। पहले तो उन्हें लगा कि जूजू बहुत ही काली और बेशर्म है। अब उन्हें एहसास हुआ कि शैतानी दिमाग वाली यह शैतानी ताकत भी कमजोर नहीं है। लेकिन जूजू ने एक कहानी सुनाई। डेविल माइंड रेस के इस शैतान टाइटन ने भी एक कहानी सुनाई। दोनों मिलकर ही सत्य होंगे। अच्छा हुआ उनके भी यही विचार थे। यहां तक कि शैतान टाइटन भी अचंभित होकर उसे घूर रहे थे। उनके मन में कई विचार आ रहे थे। जीओजी के लिए, या यूं कहें कि शैतान मन जाति की प्रतिष्ठा के लिए, ये शैतान टाइटन बेशर्म था। रक्त देवता क्लोन, अरे उससे भी ज्यादा बेशर्म कोई था। उसकी कहानी सच्चाई के सबसे करीब थी। ये शैतानी शैतान बकवास से भरा हुआ था। क्या जीओजी अन्य जातियों की प्रतिभाओं को बचाने के लिए डार्क गरुड़ जाति के शरीर का उपयोग करेगी? यह असंभव था। बेशर्म जूजू। अचानक शैतान टाइटन जू नाओ गुस्से से चिल्लाया। उसकी ठंडी निगाहें काले गाउन के नीचे की परछाइयों को भेदती हुई रक्तदेव क्लोन को घूरने लगीं। एक अदृश्य दबाव पर्दे से रिसकर रक्तदेव क्लोन पर पड़ा। उसने आगे कहा, क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि ऐसा नहीं है? और जब आप दूसरों को बचा सकते थे तो आपने जियाओजी को क्यों नहीं बचाया? मैंने सुना है कि जाने से पहले तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। क्या तुम किसी से द्वेष रखते थे इसलिए उसे छोड़ दिया? तुमने तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर शैतानी मानसिकता की बदनामी भी की। दबाव के साथ साथ उसके मुंह से सवाल भी निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये रक्त देवता क्लोन के दिमाग पर हमला कर रहा हो। बेशर्म। रक्त देवता क्लोन अवाक रह गया। इस शैतानी दानव ने न सिर्फ जियाओजी को सही ठहराया बल्कि उस पर आग बरसाने के लिए रक्त देवता क्लोन को भी बाहर निकाला। क्या ही बढ़िया चाल थी। और तो और ये दबाव स्क्रीन के जरिए भी उस पर असर डाल रहा था। डेविल माइंड रेस वाकई अजीब थी। लेकिन अगर वह आदमी उसे डराने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहता था तो हम रक्त देवता क्लोन ने उपहास किया और अपने हृदय में बुदबुदाया आदिम रक्तपिपासा चेतना। धमाका। उसके शरीर से एक घनी रक्तपिपासु और दुष्ट आभा फैल गई। उसमें एक प्राचीन और अंधकार में आभा थी, मानो कोई प्राचीन और दुष्ट आत्मा उसके शरीर में पुनर्जीवित हो गई हो। एक पल में जालानबुक ज़ैनिया और दूसरे पिशाचों के काले भूत, साथ ही गुकी, हुआन शेनाओ और जियाजिदी जैसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट पीले पड़ गए। उन्होंने रक्त देवता क्लोन की ओर देखा। पहले तो उन्हें डेविल माइंड रेस के शैतान टाइटन का दबाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन ब्लड गॉड क्लोन के फटने के बाद हर कोई इसे महसूस कर सका। वे बहुत करीब थे और रक्त देवता क्लोन छिपा नहीं था, इसलिए उनके लिए उसे महसूस न करना असंभव था। यह आभा। अंधेरे प्रेत पूरी तरह से चकित थे, खासकर गुकी जैसी दूसरी जातियों की प्रतिभाएं। ये पहला था। पहली बार उन्होंने रक्त देवता क्लोन को इतना शक्तिशाली कार्य करते देखा। दबाव। यह अविश्वसनीय था। जूजू के पास ऐसी भयानक इच्छा शक्ति थी। वह किसी भी तरह से मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट जैसा नहीं दिखता था। स्क्रीन पर डेविल माइंड रेस का शैतान टाइटन आंखें सिकोड़ रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। उनकी आंखों के बीच एक अवर्णनीय दूरी थी और वह यहाँ व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि इस पिशाच की इच्छा सरल नहीं थी। जू नाओ, ये तो हद हो गई। तभी शैतान टाइटन शी-जू ने इस असामान्यता को देखा और चिल्लाया। उसने शैतान को ठंडी नजरों से देखा। टाइटन। बाकी शैतान दैत्य चकित थे। उनके लिए तो उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी कुछ नहीं था, मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट तो और भी कम। फिर भी इस पिशाच जूनियर ने उन्हें चौंका दिया। वह शैतान के दबाव का विरोध करने में सक्षम था। दिलचस्प। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अन्य जातियों की प्रतिभाओं को बचाने में सक्षम था और प्रकाश ब्रह्मांड द्वारा बिछाए गए जाल से बच निकलना। इस समय वे प्रतिभाओं के शब्दों पर विश्वास करने लगे। विभिन्न जातियों। पहले तो उन्होंने उस पर विश्वास करना इसलिए उचित समझा क्योंकि उसके वचन उनकी जातियों के लिए लाभदायक थे। विभिन्न जातियों की प्रतिभाओं की मृत्यु। इससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने शैतान मन जाति को निशाना बनाया। जूजुए को शैतान टाइटन के सामने अपनी आभा छोड़ते हुए देखने के बाद, उसका विरोध करने के बाद अंततः उन्हें उसकी क्षमता पर विश्वास होने लगा। हा,
शैतान टाइटन जू जुए ने रक्त देवता क्लोन को घूर कर देखा। कुछ देर तक वह अस्पष्ट हंसी से हंसता रहा। तुम्हारे जैसे पिशाच जूनियर के पास कुछ कौशल है। रक्त देवता क्लोन ने उसे शांति से देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी निगाहें बेहद उदासीन थीं, मानो मैं उसकी निगाह को हुड के नीचे देख सकता था। जू नाओ, शैतान टाइटन जू शाह शैतान को देखकर क्रोधित हो गया। टाइटन उसे अनदेखा कर रहा है। इतनी जल्दी क्या है? क्या मैं गलत हूं? शैतान टाइटन जू नाओ ने शांति से उत्तर दिया। तुम युद्ध के मैदान में नहीं थे। तुम्हें कैसे पता कि क्या हुआ? क्या हमें दूसरी जातियों की प्रतिभाओं के बजाय तुम्हारी बात पर विश्वास करना होगा? फैंटास्मा जाति के शैतान ने ठंडे स्वर में कहा। तो क्या हुआ? मुझे भी तुम पर विश्वास नहीं है। शैतान सम्राट को गुस्सा नहीं आया। उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा था। अगर वह इसी बात पर अड़ा रहता तो ये काली प्रेतात्माएं कुछ नहीं कर पाती। विभिन्न जातियों के शैतानी दानव चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी निगाहें हल्की सी टिमटिमा रही थीं। उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। शैतान टाइटन जू नाओ बहुत बेशर्म था। इसी समय अचानक एक आवाज सुनाई दी। अध्याय 3859। मेरे पास सबूत है। हानिरहित। तो जोकर मैं हूं। 2 अंधेरे प्रेत रक्त देवता क्लोन की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। शैतान टाइटन जू नाओ ने शांति से रक्त देवता क्लोन की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वह उदासीनता से बोला, गरिमापूर्ण स्वर में बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पिशाच जूनियर ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन उसके लिए एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट कुछ भी नहीं था। जालानबो, जारोसा, गुक्की, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य अंधेरे प्रेत प्रतिभाएं चकित रह गईं। यह आदमी सचमुच बहुत साहसी था। वह शैतान टाइटन्स के सामने शांत रहा और उसने शैतान टाइटन जू नाओ का विरोध करने की भी हिम्मत की। उनमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। दरअसल मेरे पास कुछ सबूत हैं। क्या तुम देखना चाहोगे? रक्त देवता क्लोन ने अचानक शैतान टाइटन जू नाओ की ओर एक हानिरहित मुस्कान दी। सबूत? शैतान टाइटन की आंखों में आखिरकार एक भाव उभर आया। उसने पिशाच के चेहरे पर मुस्कान देखी और उसे बुरा लगा। वह समझ सकता था कि इस पिशाच जूनियर को उसकी जरा भी इज्जत नहीं है। उसने अभी अभी उसके दबाव का खुलकर विरोध करने की हिम्मत की थी, इसलिए अब उसे मना करने की हिम्मत करना कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन यह थोड़ा अजीब था। एक मध्यम दर्जे के शैतान सम्राट ने उसके सामने इतनी बेशर्मी से पेश आने की हिम्मत कैसे की? ऐसा कुछ हुए कितने साल हो गए थे? क्या तुम्हारे पास सबूत है? बाकी शैतान दैत्य हैरान रह गए। जालानबो, जारोसा, गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य अंधेरा भूत प्रेत हैरान थे। इस आदमी ने सबूत कब छोड़े? उन्हें पता क्यों नहीं चला? ये सही है। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। मैंने पूरी लड़ाई रिकॉर्ड की है। ये काफी दिलचस्प थी। कृपया इसे देखें, शैतानों। शैतान टाइटन जू नाओ ने रक्त देवता क्लोन को गंभीरता से घूरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस आदमी ने पूरी लड़ाई रिकॉर्ड की। ऐसा करने से वह कितना ऊब गया था। शैतान टाइटन जू नाओ अकेला ऐसा नहीं था जिसे यह अविश्वसनीय लगा। दूसरे शैतान टाइटन्स को भी लगा कि यह पिशाच रक्तपुत्र थोड़ा अजीब था। वह युद्ध की रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये कैसी सनक थी? ऐसा नहीं था कि वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्हें बस ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जालानबो, जारोसा, गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और बाकी डाक प्रेत प्रतिभाएं रक्त देवता क्लोन को ऐसे घूर रही थी मानो वो कोई भूत हो। उसके पास इतना समय और ऊर्जा कैसे थी कि वो ये सब रिकॉर्ड कर सके? उस समय वे सभी युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं सोचा। नहीं, सामान्य लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। एक पल के लिए सभी काली प्रेतात्माएं अवाक रह गईं। उनके हाव भाव अजीब हो गए। रक्त देवता क्लोन ने उन अंधेरी प्रेतों की निगाहें देखी और खुद को असहाय महसूस किया। उसने इसे खुद रिकॉर्ड नहीं किया। राउंड बॉल ने इसे रिकॉर्ड किया और उसे भेज दिया। पहले तो वह बस सुरक्षित रहना चाहता था। किसे पता था कि वह सचमुच इसका इस्तेमाल करेगा? बेशर्मी की सारी जिम्मेदारी शैतान टाइटन जू नाओ की थी। अगर ऐसा न होता तो वह ये तुरुप का पत्ता इस्तेमाल ही न करता। तुमने सच में इसे रिकॉर्ड किया है? शैतान टाइटन शिजू ने पुष्टि करने से पहले हिचकिचाहट दिखाए। हाँ, रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया। इसे खोलो। शैतान टाइटन शिजू ने शैतान टाइटन जू नाओ की तरफ देखा। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह अपनी आंखों में मुस्कान नहीं छिपा सका। यदि वास्तव में कोई वीडियो होता तो डेविल माइंड रेस को झटका लगता।
रक्त देवता क्लोन ने रिकॉर्डिंग खोली और एक स्क्रीन दिखाई दी। युद्ध के मैदान के दृश्य दिखाई दिए। शैतानी दानव पहले तो हंसना चाहते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा, उनके भाव गंभीर होते गए और उनकी आंखों में आश्चर्य छा गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मानव योद्धा में इतनी शक्तिशाली क्षमता होगी। वह संत स्तर का व्यू इस हद तक रच सकता था कि वह गरुड़ जाति के शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि उन्हें भी यह अविश्वसनीय लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सर इस प्रतिभा को व्यक्तिगत रूप से चाहते थे। कुछ देर बाद स्क्रीन पर दिखाई देने वाली छवि धीरे धीरे समाप्त हो गई। काली छायाएं फिर से शांत हो गईं। खासकर शैतान टाइटन जू नाओ, वह तो अवाक रह गया। स्क्रीन पर दिख रही स्थिति के आधार पर जियाओ जी को निश्चित रूप से दोष लेना ही था। खंडन की कोई गुंजाइश नहीं थी। किसी को बचाने के लिए ऐसा तो था ही नहीं। जियो जी मानव जाति की प्रतिभा को जब्त करना चाहता था ताकि वह सब कुछ अपने पास रख सके। वह इतनी जोर से चिल्लाया मानो उसे डर हो कि दूसरे लोग उसे सुन नहीं पाएंगे। अंधेरे प्रेतों के प्रकाश ब्रह्मांड के जाल में फंसने का कारण पूरी तरह से जियाओ जी का लालच था। इसका बाकी अंधेरे प्रेतों से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर जू नाओ को क्या करना चाहिए? जू नाओ भी सुनना महसूस कर रहा था। तो मैं जो कर हूं, अब तुम्हें क्या कहना है जू नाओ? शैतान टाइटन शी जू हंसा। हार्दिक, वह बहुत खुश था। उसने सोचा था कि वह शैतानी दिमागी जाति से नहीं निपट पाएगा, लेकिन हालात बदल गए। जू जुए ने उसे एक और बड़ा झटका दिया। आश्चर्य, बाकी शैतान टाइटन जू नाओ को ऐसे घूर रहे थे मानो वह कोई विदूषक हो। कुछ देर पहले उसका धार्मिक रवैया मजाक जैसा लग रहा था। अब इस बार शैतान टाइटन जू नाओ को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। एक शैतान टाइटन एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट और उसकी प्रतिष्ठा से मूर्ख बन गया। ये दिलचस्प था। जालानबो, जारोसा, गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य अंधेरा प्रेत हंसना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने शैतान टाइटन को ध्यान से देखा और अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि जालानबो, जारोसा, यूफेलिया और बाकी लोग रक्त देवता क्लोन के लिए चिंतित थे। ये निस्संदेह शैतान टाइटन को नाराज कर रहा था। क्या ये ठीक था? आखिरकार वह तो एक मध्यम दर्जे का शैतान सम्राट था। उसमें और एक शैतानी दानव में बहुत बड़ा अंतर था। यदि शैतान टाइटन जू नाओ शर्मिंदगी से क्रोधित हो जाता, तो वह ऐसा नहीं होने देता। उसे आसानी से जाना नहीं, ये लगभग तय था कि शैतान टाइटन जू नाओ हार नहीं मानेगा। आसानी से रक्त देवता क्लोन के कारण शैतान मन जाति को भारी नुकसान हुआ। शैतान टाइटन जू नाओ की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। उसने रक्त देवता क्लोन को घूरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? हमारी प्रतिभाओं की मृत्यु आपके शैतानी दिमाग की वजह से हुई है। जियो जी, आपको हमें मुआवजा देना होगा। ये सही है, मुआवजा। हमारी जातियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए अनगिनत संसाधन खर्च किए गए, फिर भी वे अपराधियों के हाथों नहीं मरे। प्रकाश ब्रह्मांड से प्रतिभाएं, इसके बजाय वे शैतानी मन जाति द्वारा निगल लिए गए। कितने अफसोस की बात है। हमें मुआवजा दो। यदि तुम हमें संतुष्ट नहीं कर सकते तो शैतानी मानसिकता वाली जाति हमसे बदला लेगी। शैतान टाइटन्स की आंखों में एक तेज चमक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सभी एकमत हो गए और एक के बाद एक मुआवजे की मांग करने लगे। उनके बीच एक मौन सहमति थी। शैतान टाइटन जू नाओ की निगाहें बेहद उदास थीं। उसने कभी महसूस ही नहीं किया था कि वह पहले भी बहुत दुखी था, लेकिन दूसरी जातियों के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बस अपने गुस्से को जबरदस्ती निगल सकता था। वह जानता था कि वीडियो को सबूत के तौर पर देखते हुए जियो जी की हरकतें पुष्टि हो गई। ये शैतानी मन जाति की गलती थी। अगर बात फैल गई तो शैतानी मन जाति अंधेरे प्रेतों के बीच सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन जाएगी। इसके परिणाम अकल्पनीय थे। रक्त देवता क्लोन ने शैतान टाइटन जू नाओ को दिलचस्पी से देखा। यह शैतान टाइटन इतना निराश हो गया होगा कि उसे खून की उल्टी होने लगी होगी। यदि उसका चेहरा होता तो वह बर्तन के तले जितना काला होता। हा, रक्त देवता क्लोन को ताजगी महसूस हुई और वह मन ही मन हंसने लगा। जू नाओ उसे दबाव से अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर करना चाहता था। अब क्या मजाक है? क्या वह डर गया? वह इस क्लोन को छोड़ सकता था और इस शैतान टाइटन को तकलीफ दे सकता था। अच्छा, बहुत अच्छा। शैतान टाइटन जू नाओ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। अब और नहीं, मानो उसे रक्त देवता क्लोन की उपहास भरी निगाहें महसूस हो रही हो। उसने वांग टेन को घूरा और गुस्से से मुस्कुराया। तुम अच्छे हो। अगर तुम्हें मुआवजा चाहिए तो तुम आकर मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हो।
शैतान मन जाति तुम्हें सब कुछ देगी। हालांकि अगर तुम चाहो तो स्थिति का लाभ उठाने के लिए मेरा सुझाव है कि आप इसके बारे में सोचना बंद कर दें। यह जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी स्क्रीन गायब हो गई। अब उसके पास यहां और रुकने की हिम्मत नहीं थी। फफ शैतान टाइटन्स ने घुराघुराहट की। वे शैतान टाइटन के शब्दों में छिपी धमकी से नहीं डरे। अध्याय 3860 शैतानी टाइटन्स की जिज्ञासा। काली सजा पर नियंत्रण। तियानफेक साम्राज्य पर हमला। 1 शैतान टाइटन के गायब हो जाने के बाद बाकी शैतान टाइटन्स एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। माहौल थोड़ा शांत हो गया। हालांकि शेष शैतान टाइटन्स ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। शैतानी मन जाति के कारण सभी अंधकार में प्रेत एक आम सहमति पर पहुंच गए थे। हालांकि ये स्वार्थ से प्रेरित एक अस्थायी गठबंधन मात्र था। उनके बीच एक दूरी थी। शैतानों के पास अभी भी अपनी योजनाएं थीं। इसके अलावा इस बार विभिन्न जातियों के अंधकार में प्रेतों को भारी हार का सामना करना पड़ा। उनमें से 70% से 80% प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं द्वारा मारे गए। अगर बात फैल गई तो वे मजाक का विषय बन जाएंगे। नहीं, ये बात तो होनी ही थी। ये जल्द ही फैल जाती। यह अंधकार में प्रेतों के लिए एक बड़ा झटका था। युद्ध की स्थिति में विभिन्न जातियों की प्रतिभाएं पहले ही एक युद्ध हार चुकी थीं। इससे सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ता। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी शैतान दुविधा में पड़ गए। एकमात्र व्यक्ति जो अच्छे मूड में था वह था शैतान टाइटन शीजू। जितना वह रक्त देवता क्लोन को देखता उतना ही संतुष्ट महसूस करता। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बदमाश रक्त देवता वेदी वाले मानव योद्धा द्वारा स्थापित संत स्तर की व्यवस्था का विरोध कर पाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसे एक मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त देवता क्लोन ने इस अवस्था तक पहुंचने के लिए रक्त देवता वेदी की शक्ति का उपयोग किया था। लेकिन वास्तव में हर कोई जानता था कि हर कोई पूर्ण रूप से रिलीज नहीं कर सकता। रक्त देवता वेदी की क्षमता। रक्त देव वेदी एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के हाथों में अपनी पूरी क्षमता को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो सकती। कोई केवल ये कह सकता है कि जू में असाधारण प्रतिभा थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रोहल परिवार और गैंग्रेल परिवार ने जू का समर्थन करना चुना। इस समय शैतान टाइटन शीजू ने रक्त देवता क्लोन को थोड़ा और स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब वह सिर्फ अफवाहों की वजह से ही उसे ज्यादा महत्व नहीं देता था। उस आदमी ने पहले ही काफी क्षमता और प्रतिभा, यहां तक कि अपने सैन्य कारनामों का भी प्रदर्शन कर दिया था। अंधेरे प्रेतों और प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं के बीच लड़ाई में वे हार गए। लेकिन जू के लिए यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभा को छोड़कर केवल जू ही आकर्षक था। बाकी प्रतिभाएं फीकी थीं। यहां तक कि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? जब वह एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट था, या यूं कहें कि एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट था, तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। जूए, तुमने बहुत अच्छा किया। शैतान टाइटन शीजू और भी ज्यादा संतुष्ट हो गया। वह जूए की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। दूसरे अंधेरे प्रेत कुलों के शैतानी दानवों ने वांग टेन को अलग अलग भावों से देखा। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे थोड़े ईर्ष्यालु थे। उनकी जाति में ऐसी प्रतिभा क्यों नहीं थी? पिशाच का रक्तपुत्र संभवतः शैतान मन जाति और अधोलोक देव जाति जैसे शक्तिशाली अंधेरे प्रेतों के बराबर था। यह अविश्वसनीय था। पिशाच उतने ही शक्तिशाली थे जितने कि अंधेरे प्रेत। वे आध्यात्मिक अस्थि जाति, आलसी धुंध जाति और फैंटास्मा रेस। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी प्रतिभा को निखारा तो भला उन्हें हैरानी क्यों न हुई। पिशाच जाति की प्रतिभाएं शायद पाताल लोक की देव जाति से मुकाबला कर सकती थीं। वे इतने ईर्ष्यालु थे कि पागल हो जाना चाहते थे। अब शैतानी मन जाति का शैतान पुत्र पिशाच रक्त पुत्र से हार चुका था। हालांकि उन्होंने एक दूसरे पर वार नहीं किया था, फिर भी उन सभी को लग रहा था कि जियाओजी जू से कमजोर है। अन्य जातियों की प्रतिभाएं रक्त देवता क्लोन को जटिल निगाहों से देख रही थीं। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया शैतान टाइटन। रक्त देवता क्लोन को थोड़ा अजीब लगा। वह अपने मुख्य दल और शैतान टाइटन शीजू के बीच की दुश्मनी जानता था। क्या मुख्य दल और शैतान टाइटन के बीच की दुश्मनी उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? अब जबकि शैतान टाइटन शीजू उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसे लगा कि उसका गुप्त काम बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। हा, तुम न तो घमंडी हो और न ही अधीर। बहुत बढ़िया। तुम शैतानी दिमाग की जाति के जियाओजी से भी ज्यादा शानदार हो। डेविल टाइटन। शीजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
शीजू, तुम पिशाचों ने उसे अच्छी तरह छिपा दिया। हमें कोई खबर नहीं मिली। अतीत में इस प्रतिभा के बारे में। आध्यात्मिक अस्थि से शैतान टाइटन बोला। रेस ने हंसते हुए रक्त देवता क्लोन को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। वह पिशाच रक्तपुत्र के बारे में अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। निचले क्षेत्र से एक पिशाच। वह अभी पिशाच के पैतृक भूमि में प्रवेश किया है। उसके हिसाब से पिशाचों ने दूसरों को भ्रमित करने के लिए अफवाहें फैलाईं। उन पर विश्वास करो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जैसी प्रतिभा को निचले स्तर पर प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता था। सभी जातियों में निचले लोकों में प्रतिभाएं थीं, लेकिन ऊपरी लोगों की प्रतिभाओं की तुलना में निचले लोगों की प्रतिभाएं बहुत खराब थीं। अगर प्रतिभाएं बुरी न भी हों तो भी उन्हें उच्च लोकों में लंबे समय तक रहना पड़ता था, तभी उन्हें उच्च लोकों में भेजा जा सकता था। स्थानीय प्रतिभाओं की तुलना में ये वास्तविकता थी। प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन संसाधन और आधार निर्णायक थे। कारक। इसलिए उससे लगा कि भले ही जूजियो निचले लोक में पाया जाने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी उसे पिशाचों ने ही पैतृक भूमि में लाकर लंबे समय तक तैयार किया होगा। वह बाहर प्रकट नहीं हो सकता था। कहीं का नहीं। पिशाच जाति की नींव मजबूत है। अगर कोई प्रतिभाशाली भी हो तो भी सब कुछ नहीं जान पाएगा। शैतान टाइटन शीजू उन्हें यह नहीं बता पाया कि रक्त देवता क्लोन कहां से आया है। उसने हंसते हुए गर्व से कहा, पिशाचों द्वारा तैयार की गई प्रतिभा से जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। शैतान टाइटन गुला की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसने रक्त देवता क्लोन की उत्पत्ति का पता लगा लिया है। अध्याय 3861 शैतानी टाइटन्स की जिज्ञासा। काली सजा पर नियंत्रण। तियानफेक साम्राज्य पर हमला। 2। उसे यह नहीं लगा कि रक्तदेवता क्लोन अभी अभी पिशाच के पुरखों की जमीन पर आया है। पिशाचों को भी यह अविश्वसनीय लगा। बाहरी लोग कैसे अंदाजा लगा सकते थे? पिशाच ने उसमें बहुत सारे संसाधन डाले होंगे। गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और अन्य प्रतिभाओं को रक्त देवता क्लोन से कमजोर होने का बहाना मिल गया। हालांकि उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि ज़ालानबो, ज़ैनिया, ज़ारोसा और अन्य पिशाच प्रतिभाएं अजीब भावों के साथ अपना सिर नीचे कर रही थीं। तभी शैतान टाइटन शीजू, शैतान टाइटन गुला और अन्य शैतान टाइटन्स ने कुछ सुना और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनके हाव भाव गंभीर हो गए। क्या गलत? वे भी अचंभित रह गए। वे अनुमान लगाने लगे। वे इस बात पर आश्चर्यचकित थे कि इन शैतानों को इतना गंभीर क्या बनाता है। फिर शैतान दानवों ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे गुप्त रूप से बातचीत कर रहे हों। कुछ देर बाद शैतान टाइटन शीजू ने फिर से रक्त देवता क्लोन की ओर देखा। उसकी आवाज फिर से ठंडी और कठोर हो गई। जूजुए, मेरा आदेश सुनो। हाँ। रक्तदेव क्लोन के मन में अचानक विचार आया और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जरूर अभी अभी कुछ हुआ होगा। अगर नहीं तो शैतानी दानवों ने उसी समय अपना भाव नहीं बदला होता, इसलिए उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसे जब भी जरूरत पड़ी गंभीर होना पड़ा। यह मत सोचो कि इन शैतानों की प्रशंसा पाकर तुम घमंडी हो सकते हो। वह ये नहीं भूला कि वह एक साधारण शैतान सम्राट था। इन शैतानी दानवों के सामने वह अभी भी एक चींटी ही था। मैं तुम्हें ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कमांडर बनने का आदेश देता हूं। तुरंत तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र की ओर बढ़ो, शैतान टाइटन शीजू ने कहा। काली सजा सेना के कमांडर। एक पल में वहां मौजूद सभी अंधेरी प्रेतों की आवाज बंद हो गई। उन्होंने अचानक अपने सिर उठाए और शैतान टाइटन जूजियो और फिर रक्त देवता क्लोन की ओर देखा। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। काली सजा देने वाली टुकड़ी। रक्तदेव क्लोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने इस टुकड़ी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। आखिरकार उसने अभी कुछ समय पहले ही पिशाच जाति के मूल स्तर में प्रवेश किया था। उसका ज्ञान पूरी तरह से मुख्य दल से आया था और मुख्य दल एक मानव योद्धा था। अगर उसे इसके बारे में पता होता तो यह अजीब होता। हालांकि उन अंधेरे प्रेतों के हाव भावों के आधार पर यह एक अत्यंत शक्तिशाली अंधेरे प्रेत दल था। शैतान टाइटन शीजू ने उसे सेनापति बनने के लिए क्यों कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं के साथ इस प्रतिस्पर्धा ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया हो? ऐसा लग रहा था जैसे ये शो देखने लायक था। जूजियो, तुम आदेश क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? शैतान टाइटन शीजियो ने अपना मुंह फिर से खोला जब उसने रक्त देवता क्लोन से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी। हाँ, मैं करूंगा। रक्त देवता क्लोन जानता था कि उसके पास प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उसने आगे जांच नहीं की। क्या तुम यह नहीं पूछोगे कि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप क्या है? शैतान टाइटन शीजू आदेश पाकर फिर मुस्कुराया। हालांकि वह
रक्त देवता क्लोन की पृष्ठभूमि जानता था, जो शायद ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को नहीं जानता था। इसलिए उसने दिलचस्पी से पूछा, चूंकि यह शैतान टाइटन का आदेश है, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं और मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। ये सही है। शैतान टाइटन शीजू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उसने आगे कहा, मैं ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप दूसरों से पूछ सकते हैं, उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। आप मेरे डॉक्यूमेंट के आंतरिक वेब की भी जांच कर सकते हैं, अंदर विस्तृत जानकारी है। यह आदेश की विषय वस्तु है। ध्यान से सुनो, कृपया बोलो शैतान टाइटन। रक्त देवता क्लोन की निगाहें तेज हो गईं और उसने तुरंत सिर हिला दिया। जब आप तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र में पहुंचेंगे तो कोई आपको ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की सैन्य मोहर देगा। उस समय मैं चाहता हूं कि आप ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का नेतृत्व करें और तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र के एक ग्रहीय क्षेत्र पर एक आश्चर्यजनक हमला करें। तियानफेक साम्राज्य के एक ग्रह पर आपका पूर्ण नियंत्रण होगा। अंदर कुछ चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है, शैतान टाइटन शीजू ने कहा। तियानफेक साम्राज्य। रक्त देवता क्लोन का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि तियानफेक साम्राज्य तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक था। यह एक क्षेत्र पर शासन करता था और बेहद शक्तिशाली था। फिर भी ये काले प्रेत तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र पर अचानक हमला करना चाहते थे। यह एक अविश्वसनीय खबर थी। इसके अलावा शैतान टाइटन शीजू के शब्दों से वह बता सकता था कि उनका लक्ष्य तियानफेक साम्राज्य का एक ग्रह था। उस पर ऐसा क्या था जो उन्हें आकर्षित कर सकता था? अंधेरे प्रेत, क्या तुम समझ गए? शैतान टाइटन ने पूछा। समझ गया, रक्त देवता क्लोन ने बिना कुछ बताए जवाब दिया। भावनाएं, ठीक है, आगे बढ़ो। शैतान टाइटन शीजू ने सिर हिलाया। वह ग्रह अंधेरे प्रेतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। हमें निराश करो। जब उसने बोलना समाप्त किया तो प्रकाश स्क्रीन गायब हो गई थी, पूरी तरह। दूसरे शैतान टाइटन्स ने स्क्रीन को तितर बितर करने से पहले रक्त देवता क्लोन को गौर से देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस ग्रह पर क्या है? रक्त देवता क्लोन ने नक्शे को घूर कर देखा। भ्रम। शैतान टाइटन शीजू ने साफ साफ नहीं कहा था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है। उसे वहां पहुंचने पर ही पता चलेगा। लेकिन वह दुविधा में था। अंधेरे प्रेतों ने उसे आदेश दिया कि वह तियानफेक साम्राज्य पर एक आश्चर्यजनक हमला। यह कोई छोटी बात नहीं थी। तीनों प्रादेशिक क्षेत्र सभी अंधेरी प्रेतों की निगरानी में थे। हर प्रादेशिक क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण था। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए था। हालांकि किसी को नहीं पता था कि अंधेरे प्रेतों का अगला कदम क्या होगा। रक्त देवता क्लोन को इसके बारे में पहले से पता था, इसलिए यदि वह अपने असली रूप को इसकी सूचना देता तो तियानफेक साम्राज्य तैयार रहता और वे आश्चर्यचकित नहीं होते। अध्याय 3862 शैतानी टाइटन्स की जिज्ञासा। काली सजा पर नियंत्रण। तियानफेक साम्राज्य पर हमला 3। लेकिन क्या ये समाचार वापस भेजना जल्दबाजी नहीं थी? एक जासूस के रूप में उनमें जासूस के सभी गुण होने आवश्यक थे। ये जानकारी असली व्यक्ति तक पहुंचाने जितना आसान नहीं था। आखिरकार इस बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। अगर बात फैल जाती तो उस पर शक होता। उसे सावधान रहने की जरूरत थी। रक्त देवता क्लोन जानता था कि उसकी पहचान कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए वह इसे यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था। उसे इसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं मुख्य समूह के साथ चर्चा करूंगा और देखूंगा कि इस खबर से कैसे निपटना है। रक्त देवता क्लोन ने कुछ देर बाद चुपके से अपना सिर हिलाया। महामहिम रक्तपुत्र, ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का प्रभारी बनने के लिए आपको बधाई। इस समय बधाई की ध्वनि सुनाई दी। रक्त देवता क्लोन ने जालानबो और बाकियों की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि वे उसे कट्टर निगाहों से देख रहे थे। उन्होंने हल्के से सलाम किया और उसे बधाई दी। एक क्षण के लिए वह स्तब्ध रह गया। किसने सोचा होगा कि वह इन पिशाच अंधेरे प्रेतों से अपने साथ इतना सम्मानपूर्ण व्यवहार करवा सकता है। दूसरी तरफ गुकी, हुआन शेनाओ, जियाजिदी और दूसरे प्रतिभाशाली अंधेरे भूत उसे उलझी हुई निगाहों से देख रहे थे। ईर्ष्या, जलन और थोड़ी सी अनिच्छा थी। ये ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप था। आप कह सकते हैं कि उनमें से अधिकांश सर्वश्रेष्ठ थे। वहां 1,00,000 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट और 10,000 मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट थे। यह अंधेरे प्रेतों की सेना के बीच भी एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। ये सर्वविदित था। यदि ऐसा नहीं होता तो उन्हें ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की प्रसिद्धि याद नहीं आती। हालांकि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का प्रभारी बनना आसान नहीं था।
सबसे पहले आपको एक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट होना जरूरी था। साथ ही आपको उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ में से एक होना था। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आसान नहीं था जो अभी अभी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट बना हो। यहाँ तक कि जियोजी जैसे उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का प्रभारी हो सकता है। इसके बाद ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर इन चीफ के पद के लिए लड़ने का अधिकार पाने से पहले किसी को युद्ध के मैदान में महान योगदान देने और कई सैन्य कारनामे हासिल करने की आवश्यकता होती थी। अन्यथा यह एक मजाक होगा यदि कोई भी ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के कमांडर के पद के लिए लड़ सकता है। लेकिन अब उच्च अधिकारियों ने जू जियू को ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। ये था, अंधेरे प्रेत अपनी भावनाओं का वर्णन करना नहीं जानते थे। क्षमता के मामले में जू जुए रक्त देवता वेदी की मदद से किसी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट के बराबर हो सकता है। हालांकि वह बाहरी वस्तुओं पर निर्भर था, इसलिए हर कोई उसे पहचान नहीं पाता था। ये बात ही थोड़ी अनुचित थी। इसके अलावा उसके युद्ध परिणाम, ठीक है, जू जुए के पास कुछ उपलब्धियां थी लेकिन वह अभी भी ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का प्रभारी बनने से बहुत दूर था। सेनापति पद के लिए लड़ने वाले सभी योद्धा कई लड़ाइयों में भाग ले चुके थे और उन्होंने उत्कृष्ट सैन्य कौशल दिखाए थे। जू जियू के पास सेनापति बनने के लिए पर्याप्त सैन्य कौशल नहीं था। शैतान टाइटन्स क्या सोच रहे थे? अधिकारतः वे सैन्य क्षमताएं एकत्रित करने के लिए युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते थे। अंततः वे एक निश्चित सैन्य टुकड़ी के प्रभारी होते थे। आखिरकार कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, युद्ध क्षेत्र में उसकी उपयोगिता सीमित ही होती थी। केवल एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करके ही वे अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकते थे। साथ ही वे और भी अधिक सैन्य क्षमताएं निर्मित कर सकते थे। हालांकि अब उनके मन में यह विचार नहीं था। चाहे वे किसी भी सेना का नेतृत्व करें, वे जू जियू से आगे नहीं निकल सकते थे। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप उनके लिए एक बड़ा झटका था। उनकी क्षमता के आधार पर उनके लिए इस तरह की कमान संभालना असंभव था। भयानक सेना, जू जियू पहले ही शुरुआती लाइन पर जीत चुकी थी। तुलना करने का कोई मतलब नहीं था। उदाहरण के लिए कुछ लोग करोड़पति परिवार में पैदा हुए, जबकि कुछ लोग अरबपति परिवार में। ऐसा कैसे हो सकता है? तुलना। वैसे ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप किस तरह की उपस्थिति है? रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और उत्सुकता से पूछा। इन सभी लोगों में से वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो यह नहीं जानता था कि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप की पृष्ठभूमि। वे अंधेरे प्रेत अवाक थे। वे उसे अचंभित होकर घूर रहे थे, जैसे यदि वह कोई अज्ञानतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा था। तुम किस कोने से भागे थे? गुकी ने खुद को रोक न सका और पूछा। उन्हें समझ नहीं आया कि किस तरह का व्यक्ति प्रसिद्ध ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के बारे में नहीं जानता। क्या पिशाच ने तुम्हें किसी निषिद्ध भूमि में बंद कर दिया था ताकि तुम रिहा होने तक साधना में लगे रहो? हुआन शेनाओ एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा। जालानबो, जारोसा, यूफेलिया और अन्य पिशाचों के अंधेरे प्रेतों को अचानक एहसास हुआ कि रक्तपुत्र निचले लोक से आया है। ये समझ में आता था कि उन्हें ब्लैक के बारे में पता नहीं था। दंत टुकड़ी, वे हंसी और आंसू के बीच फंसे हुए थे। किसने सोचा होगा कि इस रक्तपुत्र की पहचान इतनी अनोखी होगी? वह ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप जैसी भयानक बटालियन का नेता बनना चाहता था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि सेना की पृष्ठभूमि। अगर बात फैल गई तो बहुत बड़ा हंगामा मच जाएगा। कई शक्तिशाली काली आत्माएं चुप नहीं बैठेगी और उससे बात करना चाहेंगी। ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप को उसके हाथों में सौंपना बेतुका था। इस तरह एक व्यक्ति, खांसी। यूफेलिया ने अजीब तरह से खांसी और जल्दी से रक्त देवता क्लोन को समझाया। हमारा रक्त पुत्र हमेशा साधना पर केंद्रित रहा है, इसलिए उसे पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। सचमुच अंधकार में प्रेत जाति की प्रतिभाओं को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे थे कि वह क्या है। अध्याय 3863 शैतान टाइटन्स की जिज्ञासा। काली सजा पर नियंत्रण। तियानफेक साम्राज्य पर हमला। 4। ठीक है, रक्त देवता क्लोन ने यूफेलिया की ओर देखा। वह जानता था कि वे उसकी पृष्ठभूमि उजागर नहीं करना चाहते, इसलिए उसने सिर हिलाया और विषय बदल दिया। मुझे ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप के बारे में बताओ। मैं आपको बता दूं। जालानबो ने अपना सिर हिलाया और समझाया। रक्त देवता क्लोन ये सुनकर हैरान रह गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उन अंधेरी प्रेतों के चेहरे पर ऐसा भाव क्यों था। 1,00,000 निम्न स्तरीय शैतान सम्राट और अंधेरे प्रेत। ये ब्रह्मांड के युद्ध योद्धाओं के बराबर था। उनकी संख्या 1,00,000 थी। वहां 10,000 मध्यम स्तर के शैतान सम्राट भी थे। वहां 10,000 से अधिक स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा थे। साथ ही कुछ उच्च स्तरीय शैतान सम्राट भी थे।
उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे काफी शक्तिशाली थे। उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये किस प्रकार की अवधारणा थी? इसका मतलब ये था कि यदि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा कार्रवाई नहीं करते तो ये सेना एक बड़े गृह क्षेत्र को साफ करने के लिए पर्याप्त थी। अब अंधकार में प्रेतात्माओं ने तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। प्रकाश ब्रह्मांड का क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा था और यहाँ तक कि अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ गया था। उन्हें एकजुट करना मुश्किल हो रहा था। यदि ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप तियानफेंग साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता तो वे ग्रह क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र में फैल सकते थे और प्रकाश ब्रह्मांड के मार्शल योद्धाओं को निराश कर सकते थे। इस भयावह पैमाने के बारे में सोचना ही सिर में झंझनाहट पैदा करने के लिए पर्याप्त था। रक्त देवता क्लोन को उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे प्रेतों के उच्च अधिकारी उसे इतनी भयानक सेना की कमान सौंपेंगे। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। क्या आप ठीक हो? जब उन काली प्रेतों ने उसके हाव भाव देखे तो वे समझ गए कि वह काली दंड सेना की शक्ति देखकर दंग रह गया होगा। हालांकि किसी ने उस पर हंसा नहीं। अगर वे उसकी जगह होते तो शायद उन्हें भी ऐसा ही लगता। शायद उन्हें उससे भी बुरा लगता। वे ईर्ष्या से जल रहे थे। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। रक्त देवता क्लोन को होश आया और वह पागलों की तरह मुस्कुराया। टाइगर स्ट्राइक फोर्स की तुलना में, जिसका नेतृत्व मुख्य दल ने पिछले दिनों नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर किया था, ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप कई गुना ज्यादा भयानक था। उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। क्या इसका मतलब यह है कि मैं उससे बेहतर हूं? रक्त देवता क्लोन अपनी थोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचा, अब हम चलते हैं। गुकी और दूसरे प्रतिभाशाली काले भूत इस आदमी को इतना घमंडी होते नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने उसकी कल्पना में खलल डाला। हम रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं और पूछा, तुम्हें भी आदेश मिला? ठीक है। गुकी और दूसरे काले प्रेतों ने सिर हिलाया। उन्होंने खुद को बचाने के लिए रक्त देवता क्लोन के साथ एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए थे। अब वे उसका विरोध नहीं कर सकते थे। कौन सा आदेश? रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं और पूछा। मुझे मेचा प्रादेशिक क्षेत्र की ओर जाने का आदेश है। मुझे लगता है मुझे कुछ नष्ट करना होगा। कोई मुझे वहां ले जाएगा। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता मुझे पता नहीं चलेगा, गुकी ने कहा। मेरा आदेश है कि तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। मेरा आदेश है कि सौर ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए। सभी अंधेरी प्रेत प्रतिभाओं ने उसे अपना आदेश बता दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं छिपाया। वे नहीं जानते थे कि रक्त देवता क्लोन क्या करना चाहता था, इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। क्या ये काली प्रेतात्माएं एक ही समय में तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों पर हमला करने वाली थीं? ये सारी प्रतिभाएं एक साथ सभी प्रादेशिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर भेजी गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई योजना बना रही हों। हालांकि उसके पास जो जानकारी थी उसके आधार पर उसे यह नहीं पता था कि ये अंधेरे प्रेत क्या करने की योजना बना रहे थे। ऐसे में चलो यहीं विदा लेते हैं। रक्तदेव क्लोन ने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। उसकी निगाहें झपक गईं और उसने आगे कहा, बहरहाल तुम्हें मुझसे संपर्क बनाए रखना होगा। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। महान, कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है। ... अंधेरे प्रेतों ने तुरंत वादा किया। रक्त देवता क्लोन ने मन ही मन उपहास किया। ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन प्रकाश ब्रह्मांड में यह कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ समय बाद ब्रह्मांड में कहीं से भी अलग अलग आकार और आकृति के युद्धपोत प्रकट हुए। एकत्रित ऊर्जा को सक्रिय करने के बाद वे सभी दिशाओं में उड़ गए और गहरे अंतरिक्ष में गायब हो गए। अध्याय 3864 सूचना वितरण। एन लैन से फिर मुलाकात। मेचा प्रादेशिक क्षेत्र की व्यवस्था। जीवित जियाओ जी। 1। अंधेरे प्रेतों के चले जाने के बाद रक्त देवता क्लोन अकेले साधना कक्ष में आया और दूसरों को उसे परेशान करने से रोकने के लिए दरवाजा कसकर बंद कर दिया। फिर वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने कनेक्शन के जरिए अपने असली रूप से संवाद किया। समय बीतता गया। किसी को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। मुख्य दल ने अंततः उससे बात की। उनके मन में विचार उमड़ पड़े। ये तरीका थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन सबसे सुरक्षित भी। शैतानों को कुछ पता नहीं चलता। दूसरी ओर सौर ड्रैगन ग्रह के बाहर माध्यमिक करीय गठबंधन के मुख्यालय के अस्थायी अड्डे में वांग टेंग एक साधना कक्ष में था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। रक्त देवता क्लोन ब्लैक पनिशमेंट ट्रूप का प्रभारी है। इसके अलावा वह तियानफेंग साम्राज्य के एक ग्रहीय क्षेत्र तियानलान प्रादेशिक डोमेन पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू करेगा। अन्य अंधेरे प्रेत प्रतिभाएं कहाँ हैं? रक्त देवता क्लोन ने मुझे बहुत बड़ी समस्या दे दी है। उसके मन में कई विचार आए।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि रक्त देवता क्लोन उसे इतनी सारी जानकारी भेजेगा। इसके अलावा जानकारी का हर टुकड़ा बेहद महत्वपूर्ण था। प्रकाश ब्रह्मांड को बहुत सारी मानव शक्ति और संसाधन खर्च करने पर भी एक टुकड़ा भी जानकारी नहीं मिल पाती, इतने सारे टुकड़े तो और भी कम। लेकिन ज्यादा जानकारी भी तकलीफदेह होती है। वांग टेन बेकाबू होकर अपने माथे पर हाथ फेर रहा था। उसे लगा जैसे उसका सिर दुख रहा है। उसे क्या कहना चाहिए? क्या उसे कमांडर जिंगसी और दूसरे शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को सीधे बता देना चाहिए? ये थोड़ा अविश्वसनीय लगा। उन्हें उस पर संदेह हो सकता है ना? यह अजीब नहीं था, उसे भी ये थोड़ा अवास्तविक लगा, और बाकियों को तो और भी ज्यादा। तो मैं नहीं बता सकता। वांग टेन दुविधा में था। उसके लिए दूसरों को न बताना नामुमकिन था। क्या उसे तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले अंधेरे प्रेतों को देखना था और उन्हें ग्रह पर नियंत्रण करने देना था? वह नहीं जानता था कि इसमें क्या था, लेकिन तथ्य यह है कि इतनी शक्तिशाली सेना को संगठित करने के लिए अंधेरे प्रेतों को इतनी परेशानी उठानी पड़ी, जिसका अर्थ था कि यह आसान नहीं था। सबसे उल्लेखनीय बात तियानफेंग साम्राज्य का ग्रह और मेचा प्रादेशिक क्षेत्र में अंधकार में प्रेतों की गतिविधियां हैं। मेचा प्रादेशिक क्षेत्र में जाने वाला आध्यात्मिक अस्थि जाति का प्रतिभाशाली व्यक्ति गुकी है। वांग टेन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। एक एक करके जानकारी का विश्लेषण करते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सीमित जानकारी का इस्तेमाल यह अनुमान लगाने के लिए किया कि वह कितनी महत्वपूर्ण थी। बाकी बचे हुए अंधेरे प्रेतों में रक्त देवता क्लोन सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। उसके बाद जियाजिदी, उसके बाद गुकी, हुआन शेनाओ और लेजी मिस्ट्रेस। भेड़ सिर वाली शैतान जाति, विशाल शैतान जाति और शैतान पतंगा जाति अपनी सबसे मजबूत प्रतिभा खोने के बाद बाकी प्रतिभाएं दूसरी जातियों के सामने टिक नहीं पाईं। अगर वे रक्त देवता क्लोन के नियंत्रण में न होते तो वे प्रकाश ब्रह्मांड की प्रतिभाओं के साथ इस लड़ाई में टिक नहीं पाते। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण मिशन स्वाभाविक रूप से रक्त देवता क्लोन द्वारा पूरा किया जाना था। इसमें कोई संदेह नहीं था। दूसरे, उससे लगा कि गुकी जिस मेचा प्रादेशिक क्षेत्र में गया था, वह अपनी विशेष प्रकृति के कारण दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों में सौर ड्रैगन प्रादेशिक क्षेत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। वे तियानलान प्रादेशिक क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वे निश्चित रूप से मेचा प्रादेशिक क्षेत्र में सबसे रहस्यमय क्षेत्र थे। इसलिए मेचा प्रादेशिक डोमेन मिशन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यही वजह थी कि वांग टेंग ने इसे दूसरे स्थान पर रखा। मेचा रेस, स्पिरिचुअल बोन रेस। वांग टेंग ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक दौड़ गई। क्या ये? उसने कुछ सोचा, लेकिन उसे वह अविश्वसनीय लगा। अगर आध्यात्मिक अस्थि जाति ऐसा कर सकती है तो मेचा प्रादेशिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाएगा। मुश्किल नहीं, अगर गुकी से कोई खबर आती है तो मुझे रक्त देवता क्लोन से पूछना होगा कि वह मुझे तुरंत सूचित करे। वांग टेंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और रक्त देवता क्लोन से संपर्क किया। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उठाया और रक्त देवता क्लोन से गुकी और आध्यात्मिक गतिविधियों पर बारीकी से ध्यान देने को कहा। अस्थि दौड़, सांस। कुछ देर बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी आंखें फिर से खोली। वांग टेंग, आपके लिए एक नोट है। राउंड बॉल बगल में प्रकट हुआ और कहा, मेरा संदेश। इस समय कौन है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। यह एन लैन है, राउंड बॉल ने कहा। आन लैन। वांग टेंग स्तब्ध रह गया। उसे अचानक याद आया कि उसके अधीन मेचा जाति का एक स्वर्गीय योद्धा है। फिर भी उसकी आंखें चमक उठी और उसने कहा, मेरे लिए पुकार का उत्तर दो। ठीक है। राउंड बॉल ने सिर हिलाया और एक स्क्रीन खोली। जैसे ही स्क्रीन खुली, एक हुड से ढका हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने हुड हटाया तो मेचा रेस का चेहरा सामने आ गया। वांग टेंग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। मैं सोचा आप मर गए थे। उसके शब्द हैरान करने वाले थे। उसने अपनी आंखों से वांग टेंग का जायजा लिया। यांत्रिक आंखें और अंततः उनमें परिचितता का संकेत पाया। वांग टेंग अवाक रह गया। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो कि कैसे? ठीक से बोलो। हा। एन लैन जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी हंसी रोकी और दुखी होकर बोला, अच्छा है कि तुम जिंदा हो। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्यों? तुमने अचानक मुझसे संपर्क किया। क्या अब आप 3 क्षेत्रीय डोमेन में हैं? एन लैन गंभीर हो गया और पूछा, ये सही है, मैं सौर ड्रैगन ग्रह के पास हूँ। वांग टेंग ने कुछ नहीं छिपाया। सच्चाई, मैंने भी 3 प्रादेशिक डोमेन में प्रवेश कर लिया है। मैं जल्दी से जा रहा हूँ।
मेचा प्रादेशिक डोमेन, एन लैन ने कहा। आप मेचा प्रादेशिक क्षेत्र में वापस जा रहे हैं। वान टेन को अंदाजा तो था, लेकिन ये सुनकर वह फिर भी आश्चर्यचकित हो गया। अध्याय 3865 सूचना वितरण। एन लैन से फिर मुलाकात। मेचा प्रादेशिक क्षेत्र की व्यवस्था। जीवित जियाओ जी। 2। हाँ, मेचा टेरिटोरियल डोमेन मेरा गृहनगर है। अब जब इस पर काली आत्माओं का कब्जा हो गया है तो मैं बस बैठकर कुछ नहीं कर सकती, एन लैन ने सिर हिलाकर धीमी आवाज में कहा। तो आपने मुझसे संपर्क किया क्योंकि? वान टेंग ने कहा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं अब आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं मेचा टेरिटोरियल डोमेन के मेचा टेरिटोरियल डोमेन में मर गया। एन लैन ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा। ऐसी अशुभ बातें मत कहो। वान टेंग ने उसे बीच में ही टोकते हुए गुस्से से कहा, यह तो बस काले भूतों के खिलाफ एक युद्ध है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जैसे हम जीत नहीं सकते? हमारे लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। इसके अलावा आपकी क्षमता के कारण आप इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। एन लैन ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। यह अंधेरी प्रेतों की एक अंतहीन सेना थी। कहा जाता था कि उनमें उच्च स्तरीय शैतान सम्राट और शैतान दानव थे, संभवतः शैतान देवता भी। कोई भी अंधेरी प्रेतों की इस भयावह सेना का सामना करने में आत्मविश्वास नहीं रखता था। उन्होंने सुना कि मेचा जाति के शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी निराशावादी थे। लेकिन जब वान टेंग ने यह कहा तो यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। खास बात यह थी कि उनके लहजे ने दूसरों को अवाक कर दिया। एन लैन ने वान टेंग की बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने इसे सांत्वना के तौर पर लिया और अपना सिर हिला दिया। मैं तो बस एक स्वर्ग स्तर का योद्धा हूं। इस युद्ध में मैं सागर में एक बूंद के समान हूं। तुम बहुत निराशावादी हो। वान टेंग ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, काले प्रेत। मैंने अभी अभी 70% से 80% काले प्रेत मार डाले हैं। वे कुछ भी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एन लैन ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी कर ली। 70% से 80% डार्क अपैरेशन टैलेंट से आपका क्या मतलब है? बॉस, इस पर एक नजर डालें। इस समय अचानक एन लैन के मुंह से एक विस्मयादिबोधक ध्वनि सुनाई दी। स्क्रीन, यह क्या है? एन लैन ने मुड़कर पूछा। जल्दी से इसकी पुष्टि करो। ये बॉस वान टेंग के बारे में खबर है, आवाज ने दुखी होकर कहा। ये पता? वान टेंग अवाक रह गया। वह जानता था कि यह एन लैन के नेतृत्व में मेचा जाति के योद्धा थे। भाड़ में जाओ। स्क्रीन पर अचानक आन लैन की अश्लील बातें सुनाई देने लगी। वान टेंग को पता था कि उस आदमी ने क्या देखा था। जैसी कि उम्मीद थी, एन लैन का चेहरा फिर से स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसने वान टेंग को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। क्या आप ब्रह्मांड स्तर तक आगे बढ़ गए हैं? अपना मुंह खोलने से पहले वह कुछ देर तक हिचकिचाया। नहीं। वान टेंग अवाक रह गया। उसने अपना सिर हिलाया। क्या ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचना इतना आसान था? पिछली बार जब वे अलग हुए थे तब भी वह दिव्य लोक में ही था, है ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की कि क्या वह ब्रह्मांड स्तर तक पहुंच गया है? एन लैन ने राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वान टेंग इतनी जल्दी ब्रह्मांड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन फिर भी जो खबर उसने सुनी थी उससे वह हैरान था। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुमने उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को कैसे मारा? एक संत स्तर की सरणी। वान टेंग ने उत्तर दिया। एक संत स्तर का रून समूह। ओह, अब तुम एक संत स्तर के रून गुरु हो। एन लैन को ज्ञान हो गया। उसने आश्चर्य से वान टेंग की ओर देखा। उन्होंने ये भी सुना था कि वान टेंग 7 गौण व्यवसायों के साथ एक संत बन गए थे। वह पहले से ही आश्चर्यचकित था, लेकिन वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका क्योंकि वह समाचार से स्तब्ध था। इस बारे में बात करते हुए वह वान टेंग को जानने वाले पहले व्यक्ति थे। उस समय उन्हें पता था कि वान टेंग की अपने माध्यमिक करियर में महारत असाधारण थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी एक संत स्तर के माध्यमिक पेशेवर बन जाएंगे। संत, यहां तक कि शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा भी उन्हें सम्मानीय अतिथि के रूप में मानते थे। यह अविश्वसनीय था। जब वह पहली बार वान टेंग से मिले तो वान टेंग सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र का मार्शल योद्धा था, जिसे स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के खतरे का सामना करते समय उसकी सुरक्षा की आवश्यकता थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वान टेंग अब संत बन जाएगा। अगर काओ होंतु वान टेंग के सामने खड़ा होता तो वह बोलने की हिम्मत नहीं करता। पीछे मुड़कर देखें तो ये बहुत नाटकीय था। नहीं, आप संत स्तर की व्यू रचना को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। आपकी क्षमता। लेकिन जल्द ही एन लैन को होश आया और उसने वान टेंग को घूर कर देखा।
उसे लगा कि वह। उसने पूछा, अभी तुम किस स्टेज पर हो? ओह, स्वर्ग प्रभु क्षेत्र के शिखर, वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। एनलैन, ईमानदारी से कहूं तो उसे थोड़ा बेवकूफ महसूस हुआ। शेखी बघारना, यह आदमी अवश्य ही शेखी बघार रहा होगा। उसे उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए था। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा और स्वर्ग के स्वामी का शिखर। मंच पर क्या अंतर था? दिव्य क्षेत्र से स्वर्ग भगवान क्षेत्र के शिखर तक या दिव्य क्षेत्र से ब्रह्मांड स्तर तक अंतर था। न बड़ा न छोटा, लेकिन उसकी नजर में वान टेंग एक राक्षस था। क्या कोई सामान्य व्यक्ति इतने कम समय में स्वर्ग भगवान के शिखर तक पहुंच पाएगा? असंभव, बिल्कुल असंभव। कम से कम उसने ऐसी राक्षसी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी थी। महान काल में कियान साम्राज्य ने ऐसी प्रतिभा कभी नहीं देखी थी। तो क्या हुआ? अपनी योग्यता से तो आप केवल प्रतिभाओं के बीच ही मुकाबला कर सकते हैं। तुम तीनों प्रादेशिक क्षेत्रों की समग्र युद्ध स्थिति तय नहीं कर पाओगे। एनलैन ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसने सिर हिलाया और आह भरी। मैं पूरी लड़ाई की स्थिति तय नहीं कर रहा हूं। मैं बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा हूं। वान टेंग शांति से मुस्कुराया। अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई तो मेचा प्रादेशिक क्षेत्र के उच्च अधिकारी पीछे हट जाएंगे। इसलिए तुम्हें मरते दम तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ताकत बचाए रखना ही सही काम है। एनलैन की निगाहें चमक उठीं। उसने एक कड़वी मुस्कान दी और कहा, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन मुझे फिर भी वापस जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।